नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 6th साइंस की बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो ये हमारा एक बहुत ही कमाल का मज़ेदार चैप्टर है। तो पहले तो हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे, इसके अंदर क्या है उसको जानेंगे और फिर इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में से शेयर कर दो और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आप फ्यूचर में भी ऐसे ही कमाल की वीडियोज़ को इंजॉय कर सको। तो चलो दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। इट इज़ अ प्लेजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। क्या कह रहा है भाई? यस्टरडे यानी कि कल की जो रिफ्रेशिंग यानी कि मन को तरोताज़ा करने वाली जो बारिश थी, उसके बाद आज का सुबह यानी कि आज की सवेरे कैसी है? प्लेजेंट है यानी कि प्यारी है। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा अंकल हैव बीन इन्वाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर। हमारे जो विज्ञान के अध्यापिका हैं उनके द्वारा डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को स्कूल में बुलाया गया है। मैडम सुलेखा टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। मैडम सुलेखा ने क्या अरेंज करवाया है? मैडम सुलेखा ने बच्चों के लिए एक नेचर वॉक को अरेंज कराया है। नेचर वॉक किसको कहते हैं? नेचर वॉक यानी कि बच्चे क्लास में बैठकर नहीं पढ़ेंगे बल्कि पास के किसी बगीचे में या फिर कहीं पे जहाँ पे पेड़ हो, थोड़ा जंगल टाइप का हो, वहाँ पे जाके प्रकृति के बारे में सीखेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचर वॉक कहते हैं। ठीक है, मतलब इनके जो मैडम है, मैडम सुलेखा, उन्होंने एक बहुत ही एक्साइटिंग नेचर वॉक को अरेंज कराया है। डॉक्टर रघु इज़ अ साइंटिस्ट एट द नियर बाय रिसर्च लैबोरेटरी। डॉक्टर रघु कौन है? ये एक साइंटिस्ट यानी कि ये एक वैज्ञानिक हैं पास की प्रयोगशाला में। एंड मनीराम चाचा इज एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम आ नियर बाय कम्युनिटी। और जो मनीराम चाचा हैं ये कौन है? पास ही में एक समुदाय रहता है, वहाँ के एक एल्डरली यानी कि वहाँ के ये एक बड़े व्यक्ति हैं। मनीराम चाचा इज़ एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड्स कॉल। मनीराम चाचा जो हैं ये एक्सपर्ट हैं किसमें? चिड़ियों की जो आवाज़ है उसकी मिमिक्री करने में। मतलब मनीराम चाचा किस में अच्छे हैं? मनीराम चाचा चिड़ियों की आवाज़ की नकल निकालने के में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग अ वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। क्या कह रहा है कि भाई वो कई प्रकार के पेड़ पौधे और जानवरों को पहचानने में भी बहुत ही कमाल के हैं, बहुत ही ब्रिलियंट हैं। टू प्रिपेयर देम फॉर द नेचर वॉक, डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स द स्टूडेंट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉक इज़ टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द नेचर। इस नेचर वॉक के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए डॉक्टर रघु ने बच्चों को बताया कि भाई हमारे इस वॉक यानी हमारे इस सफ़र का जो लक्ष्य होने वाला है वो क्या होने वाला है? वो ये होने वाला है कि हम भाई प्रकृति की जो सुंदरता है, साथ ही में उसके जो इतने विविध प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर हैं उनको देखने और समझने जा रहे हैं। ये क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव है। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू ज्वाइन देम। जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इनको इस जर्नी में ज्वाइन करने के लिए। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम। बच्चे इनसे बातचीत करने के लिए, इंटरेक्ट का मतलब होता है बातचीत करने के लिए और सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हैं? उत्सुक हैं। ठीक है, जिज्ञासु हैं, उत्सुक हैं। द टीचर एडवाइसेस द स्टूडेंट टू कैरी अ नोटबुक। टीचर ने बच्चों को सलाह दी कि बच्चों एक कॉपी ले आना, पेन ले आना और अपने साथ में वाटर की बोतल यानी पानी की बोतल भी लेते आना। एज दे वॉक दे बिगेन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड द एनिमल अराउंड देम। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, आगे चल रहे थे, वो आसपास के पौधे और जानवरों को खोजने लगे। डॉक्टर रघु एडवाइजेस द स्टूडेंट टू नोटिस द वैरायटी ऑफ स्मेल इन द पार्क
and emphasize respecting all the living creatures and observing them without disturbing. डॉक्टर रघु ने बच्चों को सलाह दी कि जो बच्चे हैं वो जो अलग अलग प्रकार की स्मेल पार्क में आ रही है उसको भी नोटिस करें, और साथ में इस बात पर उन्होंने जोर दिया, एम्फसाइज का मतलब होता है किसी बात पे जोर देना, तो डॉक्टर रघु ने इस बात पे भी जोर दिया कि वो सभी जीवित जीव जो कि उस पार्क में रह रहे हैं उनका सम्मान करें और उनको बिना छेड़े बिना परेशान करें, उनको ऑब्जर्व करें. Maniram Chacha tells the student to not only observe different plant and animals but also to carefully listen to different sounds. मनीराम चाचा ने क्या बोला? मनीराम चाचा ने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों को देखो नहीं, मतलब पेड़ पौधे जानवरों को देखो नहीं, लेकिन ध्यान से जो भी अलग अलग प्रकार का साउंड आ रहा है, जो भी अलग अलग प्रकार की आवाज़ आ रही है उसको भी सुनो. The students come across a variety of plants including grasses, bushes and large tree. जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे, ठीक है, जैसे कि घास हो गई, झाड़ी हो गए, बड़े बड़े पेड़. तो बच्चों ने बहुत सारी अलग अलग प्रकार की क्या देखे? पेड़ पौधे देखे. They also observe a variety of birds sitting on the branches of trees. इसके साथ में उन्होंने और क्या देखा? उन्होंने देखी बहुत सारी प्रकार की चिड़ियाएं जो कि पेड़ की टहनियों पर बैठी हुई हैं. बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर एंड मंकी जम्प्स फ्रॉम वन ट्री टू अनदर. इसके अलावा उन्होंने तितलियों को देखा जो कि एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ के जा रही हैं. साथ में बंदरों को देखा जो कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदते जा रहे हैं. दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन देयर नोटबुक. उन्होंने जो कुछ भी देखा, उनकी जो भी ऑब्जर्वेशन थी वो इन्होंने अपनी नोटबुक में यानी अपनी कॉपी में उतारी. एंड डिस्कस दैम विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा. और इस पर डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा के साथ में चर्चा करने लगे. द स्टूडेंट्स कैन हेयर द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स. जो बच्चे हैं वो चिड़ियों की चहचहाट को सुन पा रहे थे. डॉक्टर रघु इन्फॉर्म दैम दैट ईच बर्ड हैज़ अ यूनिक चर्प. डॉक्टर रघु ने बच्चों को बताया कि हर चिड़िया की अपनी एक खास विशिष्ट चर्प होती है, यानी कि खास आवाज़ होती है. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर. ये हमारे प्रकृति के अंदर विविधता का उदाहरण है. डॉक्टर रघु रिक्वेस्टेड मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल ऑफ सम बर्ड्स. डॉक्टर रघु ने मनीराम चाचा से ये रिक्वेस्ट करी कि वो कुछ चिड़ियों की आवाज़ की नकल करें. मनीराम चाचा मिमिक डिफरेंट बर्ड कॉल. मनीराम चाचा ने अलग अलग जो चिड़ियाएँ थी उनकी जो कॉल्स यानी उनकी जो आवाज़ है उसकी नकल करी. द स्टूडेंट एंथुजियास्टिकली स्टार्टेड कॉपिंग ही. और जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो बच्चे हैं वो भी मनीराम चाचा को क्या करने लग गए? कॉपी करने लग गए. मतलब जैसे मनीराम चाचा चिड़ियों की आवाज़ निकाले ना, वैसे बच्चे भी चिड़ियों की आवाज़ निकालने की कोशिश करने लग गए. हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू. क्या कह रहा है कि भाई क्या आपने कभी अपने आसपास जो अलग अलग प्रकार के पौधे और जो जानवर हैं उनको ऑब्जर्व किया? शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर. अपने फ्रेंड्स और टीचर के साथ में आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको आप शेयर करिए. डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड अस. यानी हमारे आसपास जो पौधे जो जानवर हैं उनमें विविधता. एक्टिविटी 2.1 लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड. तो अब यहाँ पे शुरू हो गई है क्या? एक्टिविटी. तो ये एक्टिविटी क्या है भाई? ये एक्टिविटी वही है कि आप अपने टीचर के पास जाइए और कहिए कि वो भी किसी पास के जंगल या पार्क के लिए एक नेचर वॉक को अरेंज कराएं. ठीक, जब उस नेचर वॉक पे होना तो भाई अपनी कॉपी लेके जाना और अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करना, जैसे कि अलग अलग प्रकार के पौधे, कीड़े, चिड़िया, बाकी जानवर हो गए. साथ ही में मौसम कैसा है, गर्म है, ठंडा है, हवा चल रही है, इन सबको ऑब्जर्व करना आप लोग. ठीक है. इसके अलावा क्या कह रहा है कि भाई आप जो गिरी हुई पत्तियां, गिरे हुए जो फूल हैं उनको भी इकट्ठा कर सकते हो और एक स्क्रैप बुक बना सकते हो खुद के लिए. ठीक. ध्यान देना, मतलब जो भी जानवर और जो भी पौधे हैं हमारे प्रकृति में उनका ध्यान देना और ये चीज़ सुनिश्चित करना कि आप उनको किसी भी प्रकार से छेड़ो नहीं, उनको परेशान ना करो, ना ही तो आप किसी पत्ती या फूल को तोड़ना. अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.1 में रिकॉर्ड करो कि उसका तना, मतलब जो भी आपने पौधे देखे हैं उसका तना कैसा है, पत्तियां कैसी हैं, फूल कैसी हैं, बाकी सब चीज़ें. ठीक है दोस्तों.
तो देखो यहाँ पे ना 3 हमारी पौधों की तस्वीर दी है। पहली है घास, दूसरी है तुलसी और ये है गुड़हल जिसको हम लोग हिबिस्कस बोलते हैं, ठीक। और ये है मेरी टेबल 2.1, ठीक है ना। अब आप जब जाओगे पार्क में तो आपको हो सकता है ये सारी चीज़ें देखने को मिले या फिर हो सकता है कुछ और भी देखने को मिले। तो जो भी देखने को मिलेगा उसका नाम यहाँ देना, उसका तना कैसा है वो यहाँ लिख देना, ठीक है। उसकी पत्ती कैसी उसको यहाँ लिख देना, फूल कैसा होता है उसको यहाँ लिख देना, ठीक। फिलहाल चलो यहाँ पे हमारा हिबिस्कस और नीम के बारे में जगह थोड़ी खाली है तो इसको हम लोग भर लेते हैं। तो हिबिस्कस की जो इसका जो तना होता है वो सख्त होता है, हार्ड होता है, और इसका जो लीफ अरेंजमेंट है यानी जो पत्ती है उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, ऐसा होता है। क्या है, द लीव्स ऑफ हिबिस्कस प्लांट आर टिपिकली अरेंज अल्टरनेट अलॉन्ग द स्टेम। जो पत्तियां होती हैं हिबिस्कस प्लांट की वो कैसे अरेंज होती हैं, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक, ऐसे। ईच लीव्स इमर्ज फ्रॉम द डिफरेंट नोड अलॉन्ग द स्टेम, और हर पत्ती अलग अलग नोड से निकलती है। नॉट डायरेक्टली अपोजिट अनदर लीफ, मतलब दूसरे पत्ती के विपरीत नहीं निकलती। मतलब मान लो ये मेरी क्या है, डंडी है, तो एक पत्ती इधर होगी, एक पत्ती इधर होगी, एक पत्ती इधर होगी, एक पत्ती इधर होगी। मतलब देख रहे हो ये अलग अलग निकल ली कि नहीं निकल ली, और अल्टरनेट निकल ली, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, और ये अलग अलग नोड से भी निकल ली। नोड किसको कहते हैं, जहाँ से पत्ती निकलती है, ठीक है। तो इसका नोड भी क्या डिफरेंट है, ठीक। चलो अब नीम की पत्ती के बारे में भी देख लेते हैं। द लीफ ऑफ द नीम ट्री आर अरेंज इन पेयर directly opposite each other on the stem. This opposite arrangement is typical of neem leaves, giving the plant a symmetrical appearance along the stem. क्या कह रहे हैं कि भाई इसकी पत्ती कैसे निकलती है, मान लो ये मेरी डंडी है तो इसकी पत्ती पेयर यानी कि जोड़ों में निकलती है, एक पत्ती इधर, एक पत्ती इधर, सेम चीज़ यहाँ पे, एक पत्ती इधर, एक पत्ती इधर, ऐसे ही एक पत्ती इधर, एक पत्ती इधर, ठीक है। मतलब ये किसमें, पेयर यानी कि जोड़ों में निकलती है नीम की पत्ती, ठीक। चलिए अब फूल पे आते हैं। तो हिबिस्कस का यानी कि गुड़हल का फूल कैसा होता है, ये होता है गुलाबी रंग का। कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है। और नीम का फूल कैसा होता है, छोटा सा होता है, सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है। ठीक, देखो इसमें लिखा भी है पिंक, स्मॉल एंड वाइट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस डिड यू फाइंड अमंग प्लांट दैट यू ऑब्जर्व। आपने जिन पौधों को ऑब्जर्व किया है उसमें आपको क्या सिमिलैरिटीज़, क्या समानताएं और क्या डिफरेंस यानी कि क्या असमानताएं मिली, ठीक है। नीचे क्या दिया हुआ है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्लांट हैव अ वैरायटी ऑफ फीचर्स। आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि प्लांट में हमारे क्या होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के फीचर्स होते हैं। जैसे कि कुछ पौधे हमारे लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ सख्त हैं, कुछ नरम हैं, इस प्रकार से। इनकी लीफ अरेंजमेंट क्या होती है वो भी अलग होती है। साथ ही में जो फूल के रंग हैं और जो फूल दिखने में उसकी जो खुशबू है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक और फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। क्या कह रहा है कि भाई आपने इस वॉक के दौरान जिन जानवरों को देखा उसकी भी सूची बनाइए। रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लिव, कहाँ रहते हैं उसको रिकॉर्ड करो। द फूड दे एट, जो खाना खाते हैं उसको लिखो। एंड द वे दे मूव अराउंड इन टेबल 2.2, और टेबल 2.2 में ये भी लिखो कि भाई वो कैसे चलते हैं। जैसे यहाँ देखो, कौवा कहाँ रहता है, पेड़ पर, क्या खाता है, कीड़ा, कैसे चलता है, चलता है और उड़ता है, ठीक है। चींटी कहाँ रहती है, जमीन में गड्ढा करके, ठीक। क्या खाती है, पत्ती, बीज, कीड़े जो मिल जाए खाती है। कैसे चलती है, तो यहाँ पे वॉक आएगा, WALK वॉक, ठीक है। और कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। काऊ गाय कहाँ रहती है, फील्ड यानी कि मैदान में। क्या खाती है, घास पत्ती। कैसे चलती है, वॉक। कितने पैर होते हैं, 4 legs, ठीक है। इस तरीके से इसको कर लो। What are the similarities and difference among the animal that you have observed and recorded in table 2.2? क्या कह रहा है कि भाई आपने टेबल 2.2 में जिन जानवरों को आपने लिखा है उनमें क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है। तो चलो भाई बात देख लेते हैं। तो कौवा, क्रो क्या है, ये हमारा एक बर्ड होती है, एक ये चिड़िया होती है। वैसे ये भी एनिमल की कैटेगरी के अंदर ही आता है। ये हमारी एक चिड़िया होती है, पेड़ों के ऊपर रहती है। क्या खाती है, कीड़े ईड़े खाती है, ठीक। देखो कौवा और चींटी ये दोनों कीड़े खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। इसके अलावा बीज भी खा लेता है, जो कौवा है वो बीज भी खा लेता है, बस लीव्स यानी कि पत्तियाँ नहीं खाता है ये, ठीक है। साथ में चींटी और गाय दोनों ही क्या करते हैं भाई, वॉक करते हैं। ये भी सिमिलैरिटी हो गई है कि नहीं।
लीव्स काऊ भी खा लेती है और चींटी भी खा लेती है, ये सिमिलैरिटी हो गई। डिफरेंस क्या है भाई, इसके 6 पैर, इसके 4 पैर, और कौवे के सिर्फ 2 पैर होते हैं, और क्या होते हैं, 2 पंख और 1 चोंच। ठीक है ना। तो भाई बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। चलिए, यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड वाइल सम लिव ऑन ट्रीज। क्या कह रहा है भाई, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ जानवर जो हैं वो ज़मीन पर रहते हैं, जबकि कुछ जानवर पेड़ पर रहते हैं। बर्ड लिव ऑन ट्रीज, जो चिड़ियाँ हैं कहाँ रहती हैं, पेड़ों पर रहती हैं। फिश लिव इन वाटर, जो फिश है यानी कि जो मछली है वो पानी में रहती है। एंड सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, और कुछ जानवर जैसे कि फ्रॉग यानी कि मेंढक, ये हमारे कहाँ पर रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। एनिमल्स ऑल्सो हैव अ वेराइटी ऑफ फूड दे कंज्यूम एंड मूवमेंट दे एग्जिबिट। क्या कह रहे हैं भाई, जो जानवर होते हैं वो कई सारे प्रकार के खाना, मतलब कई सारे नाना प्रकार के जो भोजन होता है, जो खाना होता है उसको खाते हैं, और साथ ही में इनकी जो मूवमेंट है यानी कि इनकी जो चाल है वो भी क्या होती है, काफ़ी अलग अलग होती है। ठीक है, चलो, स्केच द प्लांट एंड एनिमल ऑब्जर्व बाय यू इन योर नोटबुक और प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक विथ लीव्स, फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट एंड फेदर्स फ्रॉम एनिमल्स। क्या कह रहे हैं भाई, आपने जिन जानवरों को और जिन पौधों को ऑब्जर्व किया है उसका आप स्केच बनाइए अपनी कॉपी में, या फिर तो आप एक अलग से स्क्रैप बुक रेडी करिए, स्क्रैप बुक बनाइए जिसमें पत्ती, फूल और अलग प्रकार के पौधे और पंख जानवरों के आप लगाइएगा। राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबाउट देम, और उन पत्तियों से, फूलों से, जो भी आपने अपने स्क्रैप बुक में लगा रखा है उससे जुड़ी जितनी भी जानकारी आपने इकट्ठा करी है वो भी आप उसमें लिखिएगा। वाइल ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल ऑब्जर्व योर सराउंडिंग। क्या कह रहे हैं, जब आप स्कूल से आते हो, जाते हो, तो अपने सराउंडिंग को यानी कि आपके आसपास का जो एरिया है उसको ज़रा ध्यान से देखो। एंड लुक आउट फॉर अ वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, और अलग अलग प्रकार के जो पौधे और जो जानवर हैं उनको ध्यान से ढूंढो। Add the name of any plant or animal that you have not listed before in table 2.1 and 2.2। अब आपने कोई ऐसा जानवर जिसका नाम आपने टेबल 2.1 और 2.2 में नहीं लिखा है लेकिन आपको वो स्कूल के रास्ते में दिख गया है, तो उसको भी ऐड कर दो। ठीक है, अब देखो हमारी है एक्टिविटी 2। क्या कह रही है कि भाई 30 सेकंड के लिए आप अपनी आंखें बंद करो, ठीक है, और किसी एक पौधे या जानवर के बारे में सोचो जो कि आपने बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल्स यू थॉट। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि भाई अब आप लोग ने जो भी प्लांट या फिर एनिमल को अभी अपने दिमाग में इमेजिन करा है उसको आप लोग क्या करो, एक बार ड्रॉ कर लो। What are your observations about various plant and animal have been drawn? क्या कह रहा है कि भाई आपने जो पौधे या फिर जानवर बनाए हैं उनको लेकर आपने क्या ऑब्जर्वेशन करी है वो भी बताओ। हाउ मैनी डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल डिड द इंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे पूरी क्लास ने मिलकर कितने अलग अलग प्रकार के पौधे और जानवर बनाए हैं उसको बताओ। डू यू थिंक देयर मे बी मैनी मोर वैरायटी ऑफ प्लांट अदर। अच्छा ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई क्या आपको लगता है कि जो बोर्ड पे ड्रॉ हैं उससे भी ज़्यादा वैरायटी होती हैं पौधे और जानवरों की। तो जवाब है एकदम सही, बहुत सारी वैरायटी होती है। ठीक है, तो ये तो थी एक्टिविटी। अब चलो फिर से हम लोग चैप्टर पे वापस चलते हैं। The variety of plants and animal found in a particular region contributes to its biodiversity of that region। क्या कह रहे हैं कि भाई किसी भी एक क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पौधे और जो जानवर होते हैं वो उस क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, देखो डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता और बायो का मतलब होता है वहाँ पे पाए जाने वाले जीव। यानी किसी भी क्षेत्र में जो भी जीव पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे बायोडाइवर्सिटी में ही आते हैं। ठीक है, ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज़ अ डिफरेंट रोल टू प्ले। हर एक सदस्य बायोडाइवर्सिटी किसी भी एक जो क्षेत्र का होता है उसका क्या होता है, अपना अलग अलग काम होता है। उदाहरण के लिए ट्री प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड। जो पेड़ है वो कुछ चिड़ियों के लिए खाना देता है और उनको आसरा देता है, और बाकी कुछ जानवरों को भी देता है। एनिमल हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड आफ्टर ईटिंग द फ्रूट एंड सो ऑन।
और जो जानवर हैं वो उसके बीज को फैलाने में उसकी मदद करते हैं फलों को खाने के बाद। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल? क्या आप ऐसे और कुछ और उदाहरण के बारे में सोच सकते हो? दिस शोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये दर्शाता है कि जो पौधे होते हैं और जो जानवर होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आगे क्या है, हाउ टू ग्रुप प्लांट एंड एनिमल। अब हम लोग ये सीखने वाले हैं कि पेड़ों को और जानवरों को कैसे ग्रुप करते हैं, मतलब उनको अलग अलग समूह में कैसे बांटते हैं। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक इन दी ग्रुप। आप अपनी कॉपी और किताबों को ग्रुप्स में कैसे बांटोगे। वुड अरेंजिंग दैम इन ग्रुप हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग। क्या उनको ग्रुप्स में बांटने से आप अपने स्कूल बैग को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो? बिल्कुल जी। देखो, अगर आपने बुक कॉपी सही से लगा रखी है, ठीक, तो तुरंत पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सी कॉपी है, कहाँ पे कौन सी बुक है, फटाफट निकाल लोगे। लेकिन अगर बैग अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है तो आपका बहुत सारा समय ना ढूंढने में ही बर्बाद हो जाएगा। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। क्या कह रहे हैं कि चलिए अब हम जो हमारे आसपास की दुनिया है उसको देखते हैं। We are surrounded by a variety of plants and animals with different features about which you have learned in section 2.1। क्या कह रहे हैं कि भाई हम लोग कई सारे जानवरों और पौधों से घिरे हुए हैं जिनमें क्या है, बहुत ही अलग अलग प्रकार के जिनमें गुण हैं, अलग अलग प्रकार के फीचर्स हैं, जिसके बारे में हमने सेक्शन 2.1 में पढ़ा था। We can group them based on similarity and differences among them। हम उनको उनके बीच में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, उसके आधार पर ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक्टिविटी 2.3 लेट अस ग्रुप। देखो जी, अब इसमें एक एक्टिविटी है। क्या कह रही है एक्टिविटी? ये कह रही है कि भाई आप अलग अलग पौधे और जानवरों की जो तस्वीर है उसको इकट्ठा करो। पुरानी मैगजीन, न्यूज़पेपर, चार्ट, कहीं पे भी आपको अगर उनकी तस्वीर मिल रही तो उसको काट लो, ठीक है, और फिर कार्ड्स में लगा लो। मतलब कि कार्ड में चिपका के कार्ड बना लो आप उन पेड़ पौधों का, जानवरों का, ठीक। अब अपना जो आपका जो क्लास है ना उसको 5-5, 6-6 बच्चों के ग्रुप में बांटो, ठीक है। अब बच्चों के द्वारा जो कार्ड तैयार किए गए हैं उनको अपने ग्रुप में दे दो, ठीक। अब ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स, यानी कि जो पेड़ पौधे और जानवरों के जो कार्ड तैयार किए गए हैं उनके जो अलग अलग फीचर्स हैं ना उनको ऑब्जर्व करो, यानी उनको देखो, ठीक है। और जो आपने टेबल 2.1 और टेबल 2.2 में जो फीचर्स लिखे थे उसको याद करो, क्या ये और वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, इस तरीके से, ठीक। अब आप कॉमन फीचर्स के आधार पे इनको ग्रुप कर सकते हो, इनको बांट सकते हो, ठीक है। जैसे कि पहले तो बांट लो जानवर और पौधों के आधार पे कि ये जानवर हैं, ये पौधे हैं। फिर जानवरों को ऐसे बांट लो, जोड़ सकते हैं उनको अलग, जो ज़मीन पे रहते हैं उनको अलग। फिर और बांट लो, जो ज़मीन पे रहते हैं वो अलग, जो पानी में रहते हैं वो अलग, ठीक है। इस तरीके से बांट लो। शेयर एंड डिस्कस द बेसिक ऑफ ग्रुपिंग यू हैड मेड विद अदर ग्रुप इन योर क्लास। मतलब वही कह रहा है कि भाई आप बाकी ग्रुप्स के साथ में शेयर करो कि आपने कैसे जानवरों को बांटा है, ठीक। यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट द बेसिस यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप में वैरी। क्या कह रहा है भाई, आप ये जानकर शायद बहुत ही आश्चर्य हो जाओ कि जिस आधार का जो इस्तेमाल किया गया है जानवरों और पेड़ पौधों को बांटने के लिए, वो क्या करता है, बहुत ही वैरी करता है। मतलब अलग अलग ग्रुप में अलग अलग तरीके से जानवर बांटे गए हैं। व्हाट डू यू थिंक आर द रीज़न बिहाइंड इट। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। डिफरेंट स्टूडेंट्स माइट हैव चोजन डिफरेंट कॉमन फीचर्स फॉर द ग्रुपिंग। अलग अलग बच्चों ने हो सकता है अलग अलग कॉमन फीचर्स को चुना हो ग्रुप करने के लिए। मतलब हो सकता है किसी ने भाई नाम के बेसिस पे उनकी ग्रुपिंग करी हो कि ये ए वाला है, ये बी वाला है, ऐसे। या हो सकता है किसी ने फीचर्स, फिजिकल फीचर्स के बेसिस पर करी हो, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सम स्टूडेंट्स में हैव चोजन द हाइट ऑफ अ प्लांट एट द basis of grouping, while other might have chosen presence or absence of flower as the basics of grouping the plant। क्या कह रहे हैं भाई, उदाहरण के लिए हो सकता है कुछ बच्चों ने पौधों की हाइट के हिसाब से उन्हें चुना हो कि पहले ये लंबा है, ये आगे आ गया, ठीक है। कुछ बच्चों ने हो सकता है कि भाई फूल हैं कि नहीं है इस आधार पे चुना हो। तो कैसे भी हो सकता है चुनाव। You may have grouped animals based on varied features such as what they eat, where they live, what color they are and how they move। क्या कह रहे हैं कि हो सकता है आपने जानवरों को अलग अलग फीचर्स के आधार पे बांटा हो, जैसे कि वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका रंग क्या है और वो कैसे चलते हैं। इस आधार पे भी आप बांट सकते हो जानवरों को।
व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग, यानी कि अलग अलग ग्रुप में बांटने का महत्व क्या होता है। ग्रुपिंग मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट एंड एनिमल ऑन द बेसिक्स ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। क्या कह रहा है भाई, ग्रुपिंग करने से हम आसानी से पौधे और जानवरों को स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में और जान सकते हैं, वो उनकी समानता और असमानता के आधार पर। You will learn more about the importance of grouping in our daily life in the chapter Material Around Us। क्या कह रहा है कि भाई आप ग्रुपिंग के महत्व के बारे में, यानी अलग अलग समूह में बांटने के महत्व के बारे में हमारा एक चैप्टर है मटेरियल अराउंड अस, उसमें और अच्छे से सीखोगे। हाउ टू ग्रुप प्लांट, अब इसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि पौधों को कैसे अलग अलग समूह में बांटा जा सकता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट प्लांट शो वेरिएशन इन फीचर्स रिलेटेड टू स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड मोर। क्या कह रहा है, आपने हो सकता है नोटिस करा हो कि भाई पौधे जो होते हैं ना, उनमें बहुत सारे हमको वेरिएशन देखने को मिलते हैं, उनमें बहुत सारी विविधता हमें देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब बहुत सारी हमको उसमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं उसके तने, पत्ती, फूल या किसी और चीज़ के ऊपर। द स्टेम ऑफ द डिफरेंट प्लांट वेरी इन थिकनेस, हाइट एंड हार्डनेस। क्या कह रहे हैं, जो तना है हमारे अलग अलग पौधे का, उसकी जो मोटाई है, लंबाई है और जो उसका सख्तपन है, ये अलग अलग हो सकता है। वाइल द लीव्स वेरी इन शेप, कलर, साइज एंड अरेंजमेंट। जबकि जो पत्तियां हैं हो सकता है भाई उनका शेप अलग हो, रंग अलग हो, साइज अलग हो, या फिर उनका जो लगने का पैटर्न है वो अलग हो। यू माइट हैव ट्राइड ग्रुपिंग द प्लांट इन एक्टिविटी 2.3। हो सकता है आपने एक्टिविटी 2.3 में पौधों को ग्रुप करने की कोशिश करी हो। You might have also learned in earlier classes that plants can be grouped into herbs, shrubs and trees based on their height and type of stem। आपने हो सकता है पहले की क्लासेस में ये पढ़ा भी हो कि जो पौधे होते हैं इनको हम अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। किन कौन सी क्लासेस में, हर्ब, श्रब और ट्रीज़ की क्लासेस में। किसके आधार पर, उनकी हाइट और उनका मतलब तना कैसा है उसके आधार पर। Let us study the feature of plant in more detail and group them on that basic। चलिए अब हम लोग पौधों को और डिटेल में पढ़ते हैं और अब इन डिटेल्स के हिसाब से इनको ग्रुप करते हैं, मतलब इनको बांटते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरी एक्टिविटी 2.4, लेट अस ग्रुप। क्या कह रहा है, एक बार फिर से भाई नेचर आपकी जो वॉक है उस पर जाओ। ठीक, आपकी अलग अलग पौधों की हाइट को ध्यान से देखना कौन से छोटे हैं तुमसे, कौन से तुम्हारे जितने लंबे हैं, कौन से तुमसे ज़्यादा लंबे हैं। ठीक है, ये देखो कि जो तना है वो कैसा है, ब्राउन कलर का है कि हरा रंग का है। ठीक, छुओ और महसूस करो तने को कि तना कैसा है। आप तने को हल्का सा मोड़ भी सकते हो बिना उसको तोड़े हुए, ये चेक करने के लिए कि जो तना है वो आराम से मुड़ रहा है या फिर नहीं मुड़ रहा है। साथ ही में ये भी ध्यान से देखो कि जो टहनियाँ हैं पौधे की वो कहाँ से निकल ली हैं, क्या वो ज़मीन के करीब से निकल ली हैं या फिर तने के थोड़ा ऊपर से निकल ली हैं। जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उसको टेबल 2.3 में इस वाले में भर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पौधों के बारे में दिया हुआ है, आप इसमें 2-3 अपने तरफ से भी ऐड कर सकते हो। ठीक, जो आपको सही लगता है उसको ऐड कर दो। साथ में ये डिटेल भी भर देना कि हाइट कितनी है, तना कैसा है, हरा है, नरम है, मोटा है, कैसा क्या है। ठीक है, चलिए। What differences do you observe among herb, shrubs and trees? क्या कह रहा है भैया, हर्ब, श्रब और ट्री यानी कि जड़ी बूटी, झाड़ी और पेड़, इनके बीच में आपने कौन सा डिफरेंस नोटिस किया, यानी इनके बीच में आपने कौन सी असमानता ऑब्जर्व करी। हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट एज हर्ब, श्रब्स एंड ट्री बेस्ड ऑन द डेटा एंटर्ड इन टेबल 2.3। यानी कि टेबल 2.3 में जो डेटा एंटर है उसके आधार पर आप पेड़ पौधों, मतलब जो पौधे हैं उनको हर्ब, श्रब और ट्रीज में कैसे बांट सकते हो। Some plants grow really tall and have hard, thick, brown and woody stem। कुछ पौधे बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, उनका जो तना होता है वो कैसा होता है, सख्त होता है, मोटा होता है, भूरे रंग का होता है और लकड़ीदार होता है। Their branches typically start higher up। उनकी जो टहनियाँ होती हैं वो तने पे ऊपर की तरफ लगी होती हैं। And always away from the ground। और ज़मीन से हमेशा दूर रहती हैं। These plants are called trees। इन पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री यानी कि पेड़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मैंगो ट्री, उदाहरण के लिए आम का पेड़। सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्रीज। कुछ पौधे जो होते हैं वो पेड़ों जितने बड़े नहीं होते हैं। दीज प्लांट ऑफन हैव मैनी ब्राउन वुडी स्टेम दैट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। क्या कह रहे हैं कि ऐसे पौधों में अक्सर हमारे ब्राउन यानी भूरे लकड़ीदार इसके क्या होते हैं, तने होते हैं
लेकिन इनकी जो टहनियाँ हैं वो ज़मीन के पास से ही निकलना शुरू कर देती हैं। These stems are hard but not as thick as the stem of a tree. ये जो तने हैं ये मजबूत होते हैं लेकिन पेड़ के तने जितने मजबूत नहीं होते। These plants are called shrub. इन पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रब यानी कि झाड़ियाँ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए a rose plant is a shrub, यानी जो गुलाब का पेड़ है वो हमारा गुलाब का पौधा है वो क्या है? वो एक झाड़ी है। Some plants are typically small with soft and green stem. कुछ जो पौधे होते हैं उनका जो तना होता है वो क्या होता है? नरम होता है, ठीक है, और हरा होता है। These are known as herbs. इनको herbs यानी जड़ी बूटी के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए a tomato plant is a herb. टमाटर का जो पेड़ होता है वो क्या है? herb यानी कि जड़ी बूटी है। Some plants with weak stem needed support to climb and grow and are called climber. कुछ हमारे ऐसे भी पेड़ होते हैं जिनका तना कमज़ोर होता है, वो खुद से खड़े नहीं हो पाते और उनको किसी दूसरी चीज़ की सहायता की ज़रूरत होती है खड़े होने के लिए या ऊपर चढ़ने के लिए। तो ऐसे पौधों को हम कहते हैं क्लाइंबर्स, ठीक है। सम प्लांट क्रेप अलॉन्ग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। कुछ पौधे जो होते हैं वो ज़मीन पे ही रेंगते हैं और इनको क्रीपर्स बोला जाता है। What can be other features on the basis of which you can group plant? Let us perform another activity. क्या कह रहा है भाई? और कौन कौन से फीचर्स हैं जिनके आधार पे आप पौधों की ग्रुपिंग कर सकते हो? इसके लिए चलो एक और एक्टिविटी कर लेते। तो भाई हमारी ये आ रही है एक और एक्टिविटी, क्या है? Look at the picture of different plant collected by you during the nature walk. Do you notice the variation in the shapes and the structure of these leaves? देखो बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है कि भाई आपने नेचर के वॉक के दौरान जिन पौधों को इकट्ठा किया है उनको एक बार दोबारा ध्यान से देखो, उनकी पत्तियों को दोबारा ध्यान से देखो। क्या उनकी पत्तियों का जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, क्या उसमें आपको कुछ फ़र्क नज़र आया? यू मे हैव ऑब्जर्व थिन लाइन्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट। क्या कह रहा है कि भाई हो सकता है आपने गौर से देखा हो तो आप नोटिस करोगे कि जो पत्तियां हैं उनके ऊपर पतली पतली सी बहुत सारी लाइनें बनी हुई हैं। दीज आर वेन्स। ये क्या है? ये वेन्स यानी कि ये सभी नसें हैं। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीव्स इज कॉल्ड वेनेलेशन। जो पैटर्न हो यानी जो डिजाइन बनती है पत्तियों के ऊपर इन नसों की वजह से उसको हम लोग वेनेलेशन बोलते हैं। What difference do you see in veins of leaf shown in figure 2.4a, 2.4b? फिगर 2.4a और 2.4b में जो पत्ती दी हुई है उसकी वेन्स यानी कि नसों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? तो भाई देखो ये क्या है? देखो यहीं से बता देता हूँ, जितना इमेज दिया हुआ है इसमें देख रहे हो आड़ी टेढ़ी ऐसे जाल की तरीके से है और इसमें सीधे सीधे है, ठीक है। इसमें सीधे सीधे, इसमें आड़ी टेढ़ी है। ये हमारा डिफरेंस है। In some leaves you can observe a nut-like pattern veins on the both side of thick middle vein. क्या कह रहा है? कुछ पत्तियों में आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि बीच की जो मोटी सी नस है उसके चारों तरफ कैसी हैं? नट लाइक यानी जाल जैसा पैटर्न है नसों का। दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेलेशन। इस पैटर्न को हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। तो रेटिकुलेट वेनेशन किसको बोलते हैं? पत्तियों के उस पैटर्न को, पत्तियों के नसों के उस पैटर्न को बोलते हैं जो कि हमारी जाल की तरह होती है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए लीव्स ऑफ हिबिस्कस एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेलेशन। उदाहरण के लिए जो हिबिस्कस यानी गुड़हल की जो पत्ती होती है ना, वो इसी रेटिकुलेट वेनेलेशन को दर्शाती है। इन सम लीव्स यानी कुछ पत्तियों में यू मे ऑब्जर्व दैट द वेन्स रन पैरेलल। कुछ पत्तियों में आप इसको ऑब्जर्व करोगे कि जो नसें हैं वो पैरेलल यानी एक के साथ ऐसे सीधी सीधी चल रही हैं इस तरीके से, ठीक है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल वेनेलेशन। इस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट एंड ग्रास एग्जिबिट पैरेलल वेनेलेशन। उदाहरण के लिए जो केले का पौधा होता है और जो घास होती है वो पैरेलल वेनेलेशन को दर्शाती है। Do you think that plants can be grouped on the basics of ventilation present in their leaves? क्या कह रहा है कि भाई जो वेनेशन प्रेजेंट होता है यानी कि जो वेन्स का पैटर्न प्रेजेंट होता है उनकी पत्तियों पे, क्या इसके आधार पे हम लोग पौधों को ग्रुप्स में बांट सकते हैं? बिल्कुल बांट सकते हैं भाई, क्योंकि पत्तियों में देखो, पेड़ों की पत्तियों में हमें दो ही पैटर्न देखने को मिलता है, या फिर तो पैरेलल होगा या फिर तो रेटिकुलेट होगा, ठीक है। तो इसके बेस पे बांट लो कि ये पैरेलल है, ये रेटिकुलेट है, ऐसे बांट सकते हैं, है कि नहीं। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट ऑफ द प्लांट। डू ऑल प्लांट हैव रूट्स? आर दीज रूट्स सिमिलर? क्या कह रहे हैं कि चलिए अब हम लोग जो रूट होती है यानी कि जो जड़ होती है पौधे की, उसको एक्सप्लोर करते हैं। क्या सभी पेड़ों की जड़ एक सी होती है?
या अलग अलग, ठीक, उसी को हम लोग जानेंगे। तो भाई यहाँ पे हमारी एक एक्टिविटी दी हुई है 2.6, चलो इसको कर लेते हैं। क्या कह रहा है भाई, किसी ओपन एरिया में आप लोग जाओ जहाँ पे जंगली जड़ी बूटी या फिर घास वास ये सब उग रही हो, उसमें से किसी एक स्मॉल हर्ब फॉर, अच्छा, इसके अलावा किसी छोटे से पौधे का यूज़ कर सकते हो। खुरपी से उसको ध्यान से खोदो या फिर तो उसमें पानी डाल लो ताकि जो मिट्टी है वो हल्की मतलब ढीली हो जाए और आप आराम से उस पौधे को निकाल सको। उसके बाद देखो कि उसकी जो जड़ है वो कैसी है, मतलब उसको पानी से धुलो, फिर चेक करो उसकी जो जड़ है वो कैसी है, और चेक करने के बाद में आप उस पौधे को दोबारा से ध्यान से रीप्लांट कर दो ताकि जो पेड़ है वो बढ़ता रहे, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से जब आप कई सारे पौधों के साथ में एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको बताना है कि फिर आपको क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस नज़र आई अलग अलग पौधों के जड़ में, ठीक। तो व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन द रूट शोन इन 2.5a 2.5b। क्या कह रहे हैं भाई, 2.5a डायग्राम और 2.5b डायग्राम, इन दोनों डायग्राम में जो जड़ें हैं उसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। तो देखो, इसमें एक मोटी जड़ है और इससे जुड़ी पतली पतली जड़ें निकल रही हैं, जबकि इसमें जाल की तरीके से ऐसे बहुत सारी जड़ें निकल रही हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, एक में एक ही सिंगल जड़ है मेन और बाकी उसके इधर उधर निकल रही हैं, इसमें बहुत सारी जाल सी जड़ें निकल रही हैं, ठीक है। तो जिसमें मेरी एक मेन जड़ होती है बाकी जड़ उससे निकलती है, इसको हम लोग बोलते हैं टैप रूट। क्या बोलते हैं, टैप रूट। और इस वाली को जिसमें बहुत सारी जड़ें हमारी तने से निकलती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस। क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट, ठीक है। टैप रूट, फाइब्रस रूट। टैप रूट जो कि एक ही निकलती है, ठीक, सीधी मोटी सी एक होगी और बाकी उसी से निकली होंगी, और फाइब्रस जिसमें छोटी छोटी बहुत सारी जड़ें होती हैं। ऑब्जर्व केयरफुली द रूट ऑफ द मस्टर्ड प्लांट इन फिगर 2.5a। द रूट ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट एंड स्मॉल साइड रूट अराइजिंग फ्रॉम इट। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। क्या कह रहा है, 2.5a में जो मस्टर्ड का पौधा है उसकी जड़ को थोड़ा ध्यान से देखो, जिसको हम लोग अभी देख रहे थे। तो इस पौधे के अंदर क्या है, एक मेन रूट है, ठीक है, मतलब एक मेन जड़ है, और जो छोटी छोटी साइड से क्या निकली हुई, जड़ें निकली हुई हैं, ठीक है। जो मेन रूट है उसको हम लोग टैप रूट भी कहते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस ऑब्जर्व बाय यू इन एक्टिविटी 2.1। क्या कह रहे हैं भाई, एक और उदाहरण टैप रूट का है हिबिस्कस यानी गुड़हल। गुड़हल की जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, वो भी टैप रूट वाली ही होती हैं, ठीक है। द प्लांट इन फिगर 2.5b इज अ कॉमन ग्रास प्लांट। जो 2.5b में आपको प्लांट दिख रहा है ये हमारा एक बहुत ही कॉमन यानी सामान्य सा घास का पेड़ है। द रूट ऑफ दिस प्लांट अपीयर्स एज अ बंच ऑफ सिमिलर साइज थिन रूट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। इसकी जो रूट है वो कैसी दिख रही है कि बहुत सारी छोटी छोटी एक सी साइज वाली जो जड़ें हैं वो पेड़ के तने से निकल रही हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। ऐसी रूट को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं। डज योर कलेक्शन इंक्लूड दोज एनी अदर ग्रासेस, व्हाट काइंड ऑफ रूट दे हैव। क्या आपके कलेक्शन में किसी और प्रकार की कोई घास है, अगर है तो बताओ उसमें कौन सी रूट है, मतलब उसमें जो जड़ है वो कौन से टाइप की है। Is there any relation between the type of leaf veneration and type of root of the same plant? How do we find it? क्या कह रहा है कि भाई क्या पत्ती के पैटर्न और जो जड़ है उसके प्रकार में कोई संबंध है या नहीं, मतलब जो पत्ती का पैटर्न है और जो मेरे जड़ का प्रकार है क्या उसमें कोई रिलेशन है या नहीं, इसी को हम लोग आगे जानने वाले हैं। तो एक्टिविटी 2.7 लेट अस रिलेट एंड एनालाइज। क्या कह रहा है कि भाई आपको 5 जो कॉमन पौधे आपको आपके स्कूल में मिल जाएंगे उनकी सैपलिंग यानी कि उनका छोटा वाला वर्जन, छोटा सा पौधा ले लेना है, ठीक है। यह अपने स्कूल से ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट इंक्लूड लेमन ग्रास, मतलब कोई भी ले लो, लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड, जो मिले आपको ले लो। बिफोर प्लांटिंग दैम यानी उनको प्लांट करने से पहले, लगाने से पहले, ऑब्जर्व देयर रूट्स एंड वेनेशन इन देयर लीव्स। उनकी जड़ कैसी है और उनकी लीव्स में क्या वेनेशन है यानी कि क्या पैटर्न है, उसको आप एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए, उसको आप एक बार देख लीजिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4। आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको टेबल 2.4 में लिखो। तो ये मेरी टेबल दी हुई है, ठीक है। इसमें जो भी आपने पौधे लिए यहाँ पे उसका नाम लिखना, ठीक। ये लिखना कि उसकी जो लीफ पे पैटर्न यानी जो पत्ती पे पैटर्न वो कैसा है, और ये लिखो कि उसकी जड़ किस प्रकार की है।
डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीव्स वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट इन दीज प्लांट? क्या कह रहा है कि भाई क्या आपने पत्तियों के पैटर्न और किस प्रकार की रूट, मतलब किस प्रकार की जड़ है, क्या उसके बीच में आपको कोई रिलेशन, कोई संबंध नजर आया? सदाबहार प्लांट हैज़ अ टैप रूट एंड इट्स लीव हैज़ रेटिकुलेट वेनेशन। सदाबहार का जो पौधा होता है उसकी जो जड़ होती है वो टैप रूट होती है और उसकी जो पत्ती पे पैटर्न होता है वो कैसा होता है? रेटिकुलेट होता है। डू अदर प्लांट विथ रेटिकुलेट वेनेशन हैज़ टैप रूट टू? क्या जो दूसरे पौधे होते हैं जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है क्या उसमें भी टैप रूट होती है? तो हाँ जी, उसमें टैप रूट होती है। लेमन ग्रास ऑन दी अदर हैंड हैज़ फाइब्रस रूट। वहीं दूसरी तरफ जो लेमन ग्रास है उसमें कैसी जड़ होती है? फाइब्रस होती है। एंड इट्स लीव्स हैज़ पैरेलल वेनेशन, और उसकी जो पत्तियां हैं उसमें वेनेशन कैसा होता है? वेनेशन होता है पैरेलल। ठीक है। डू एनी अदर प्लांट विथ पैरेलल वेनेशन हैज़ फाइब्रस रूट टू? क्या कोई दूसरा पौधा जिसमें पैरेलल वेनेशन है क्या उसमें भी हमारी फाइब्रस रूट होती है? Generally, plant with a reticulate ventilation have tap root while those with parallel ventilation have fibrous root. क्या कह रहा है भाई? आमतौर पे जिन पौधों की जो वेनेशन यानी कि जो पौधों की जो वेन्स की जो पैटर्न होता है जिनका रेटिकुलेट होता है उनकी जो जड़ होती है वो कैसी होती है? उनकी जो जड़ होती है वो होती है हमारी कैसी होगी? टैप। ठीक है। देखो ऐसे समझ लो, उल्टे का सीधा, उल्टे का सीधा। अगर पैरेलल वेनेशन है तो पैरेलल यानी सीधे वाले का उल्टा कैसा होगा? आड़ा टेढ़ा यानी फाइब्रस रूट। ठीक है। और अगर आड़ा टेढ़ा यानी कि रेटिकुलेट वेनेशन है तो जड़ कैसी होगी? सीधी सीधी होगी यानी कि टैप रूट। बस ऐसे ध्यान दे लो। चिकपी चना इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विद टैप रूट एंड रेटिकुलेट वेनेशन इन द लीफ। क्या कह रहा है? चना एक और उदाहरण है हमारा उस पौधे का जिसकी जो जड़ है वो कैसी है? टैप रूट की है और उसमें जो पत्तियों का पैटर्न है वो कैसा है? रेटिकुलेट है। वीड इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विथ फाइब्रस रूट एंड पैरेलल वेनेशन इन इट्स लीफ। जो वीड है यानी कि जो गेहूं है वो ऐसे पौधे का उदाहरण है जिसकी जो पत्तियों पे पैटर्न है वो है फाइब्रस और जिसकी जो पत्तियों का पैटर्न है वो है पैरेलल पैरेलल पैरेलल। ठीक है। और इसकी जो जड़ें हैं वो कैसी हैं? फाइब्रस हैं। ठीक है। चलो, इज देयर एनी रिलेशन अमंग द सीड ऑफ अ प्लांट, टाइप ऑफ रूट्स एंड लीफ वेनेशन आर ऑल सीड सिमिलर? क्या कह रहा है कि क्या मेरे जो पौधों के बीज होते हैं, जड़ का प्रकार होता है और लीफ वेनेशन यानी कि पत्तियों का जो पैटर्न होता है, क्या तीनों में कोई संबंध, कोई रिलेशन है? और क्या सारे बीज एक से होते हैं? तो इसको जानने के लिए यहाँ पे आगे हमारी क्या दी है? एक एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी के लिए कह रहे हैं कि आपको कुछ चने के बीज लेने हैं, कुछ मक्के के बीज लेने हैं और आपको इन दोनों को 2 से 3 दिन तक भिगा के पानी में छोड़ देना है। ठीक। अब आपको क्या करना है कि इनके जो सीड कोड हैं यानी कि जो चने के ऊपर का जो छिक्कल है उसको हटा दो और अब आप चने के बीज और जो मक्के के आपने बीज लिए हैं दोनों को ऑब्जर्व करो, दोनों को देखो कि क्या वो सिमिलर हैं या फिर वो अलग अलग हैं। ठीक। तो ये है चने के बीज की फोटो और ये है किसकी? मक्के के बीज की फोटो। You would notice that chickpea seeds are split into 2 parts. Each part is called cotyledon. क्या कह रहे हैं कि भाई आपने ध्यान से देखा होगा कि जो चने का बीज है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है और दोनों को क्या बोलते हैं? कॉटलीडॉन बोलते हैं। यानी ये हिस्सा क्या होता है? कॉटलीडॉन होता है। ठीक। अच्छा, चने के बीज में कितने हैं? 2 कॉटलीडॉन है कि नहीं है? तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाई कॉटलीडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई कॉटलीडॉन या फिर शॉर्ट फॉर्म में डाइकॉट। तो डाइकॉट या फिर डाइकॉटलीडॉन का मतलब क्या होता है? और कुछ नहीं, बस 2 हैं इसलिए उनको डाइकॉटलीडॉन बोल रहे हैं। और जहाँ पे एक ही कॉटलीडॉन होता है उसको मोनो यानी कि सिंगल क्या बोलते हैं? मोनोकॉटलीडॉन या फिर सिंगल। ठीक। तो जहाँ पे क्या है? सिंगल थिन कॉटलीडॉन है उसको क्या बोलते हैं? मोनोकॉटलीडॉन या फिर मोनोकॉट्स। बस मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है 2। बस यही चीज़ है और कोई इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। What relation do you observe among leaf ventilation, root type and number of cotyledon in a seed of a plant? क्या कह रहा है कि भाई आपने कौन से रिलेशन यानी कौन से संबंध को ऑब्जर्व किया? किसमें? पत्ती के पैटर्न, जड़ के प्रकार और नंबर ऑफ कॉटलीडॉन यानी बीज में जो नंबर ऑफ कॉटलीडॉन है किसी पौधे के। तो आपने क्या रिलेशन यानी क्या संबंध आपने इसमें नोटिस करा?
डाइकॉट प्लांट हैव रेटिकुलेट वेनिलेशन, क्या कह रहा है, जो डाइकॉट प्लांट होते हैं यानी ऐसे बीज जिसमें 2 कॉटलीडॉन होते हैं, उनमें जो वेनिलेशन है पत्ती का वो कैसा होता है, रेटिकुलेट होता है, ठीक। और जो जड़ होती है वो होती है टैप रूट। जबकि जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनमें वेनिलेशन होता है पैरेलल और जो जड़ होती है वो होती है फाइबरस, ठीक है ना। डाइकॉट यानी कि 2 कॉटलीडॉन वाले बीज में जो पत्ती होती है उसमें रेटिकुलेट वेनिलेशन होगा और टैप रूट होगी, जड़ जो है वो टैप रूट होगी। और मोनोकॉट प्लांट वाले में क्या होगा भाई, पैरेलल वेनिलेशन होगा, पत्ती पे पैरेलल डिज़ाइन होगी और साथ में फाइबरस रूट सिस्टम होगा इसका। You have learned about some features used for grouping plant. Now let us explore grouping of animals in more detail. क्या कह रहा है कि भाई आपने कुछ मतलब आपने कुछ फीचर्स सीख लिए कि भाई हम कैसे जो पौधे हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं, ठीक है। हमने पौधों को ग्रुप्स में बांटने को लेकर सीख लिया। अब बारी किसकी है, अब बारी है जानवरों की, ठीक। अब हम लोग जानवरों को बांटना सीखेंगे। हाउ टू ग्रुप एनिमल्स, यानी कि अब जानवरों को कैसे बांटते वो हम लोग सीखने वाले हैं। जस्ट लाइक प्लांट यानी पौधे की तरह एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। पौधे की तरह जो जानवर होते हैं वो भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, अलग होते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप सच अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स, हम इतने सारे वैरायटी के जानवर हैं इनको कैसे अलग अलग बांट सकते हैं। व्हाट फीचर्स कैन यू थिंक ऑफ टू ग्रुप दैम, आप कौन से गुणों को सोच सकते हो कि भाई जिसके आधार पे इनको बांटा जा सके। इन एक्टिविटी 2.3 यू हैव ऑलरेडी सेट सम बेसिस फॉर ग्रुपिंग एनिमल्स, लेट अस एक्सप्लोर फ्यू ऑफ दीज इन मोर डिटेल। क्या कह रहा है, एक्टिविटी 2.3 में हमने ऑलरेडी नींव रख दी थी कि भाई हम कैसे जानवरों को बांट सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। चलिए इनको हम और डिटेल के साथ में देख लेते हैं। फिर से हमारी एक्टिविटी दी हुई है, क्या कह रहा है कि भाई आपने इससे पहले जो टेबल थी 2.2 उसमें जानवरों की मूवमेंट को लिखा था कि जानवर कैसे चल रहा है, ठीक। यू मे हैव ऑब्जर्व, मतलब आपने चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि जो जानवर होते हैं, जो दूसरे जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कैसे सफ़र करते हैं। अब क्या कह रहा है, लेट अस नाउ थिंक अबाउट द टाइप ऑफ मूवमेंट इन एनिमल। चलिए अब हम लोग जानवरों के अंदर जो मूवमेंट के प्रकार हैं, जो हलचल के प्रकार हैं उनको देखते हैं। A number of animals are shown in figure 2.3. फिगर 2.3 में हमारे कुछ जानवर दिए हुए हैं। You can add more animals that you may have observed. आप इसमें और जानवर बढ़ा सकते हो जो कि शायद आपने ऑब्जर्व किए हों और एक पोस्टर बना सकते हो जिसमें हमारे जानवरों की बहुत सारी क्या होगी, वैरायटी होगी। शरीर के किस अंग का ये इस्तेमाल करते हैं, अच्छा, इस पोस्टर में जो जानवर में दिए हुए हैं वो शरीर के किस अंग का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए, मतलब चलने के लिए। तो गाय पैर इस्तेमाल कर रही है, चिड़िया पंख का, केचुआ रेंगता है, चींटी भी चलती है, ये भी रेंगता है अपने पैरों पे, ये पैर, ये देख सकते हो बहुत सारे जानवर हैं, ठीक है। जो मछली है वो अपने फिन्स की मदद से तैर रही है, ठीक। मतलब बहुत सारे जानवर जो हैं वो मेरे अलग अलग तरीके से ट्रैवल करते हैं। लिस्ट दीज एनिमल्स इन टेबल 2.5। अब इन जानवरों को टेबल 2.5 में लिखो। नोट द वे विच दीज एनिमल्स मूव फ्रॉम एंड नेम द बॉडी पार्ट यूज फॉर मूवमेंट। सम एग्जाम्पल्स, चलो ठीक है। क्या कह रहा है कि भाई आपको क्या करना है, आपको इन जानवरों के लिए ये नोट करना है कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, सर के किस अंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। कुछ एग्जाम्पल जो है हमारे ऑलरेडी टेबल 2.5 में दिए हुए हैं, जैसे कि ये वाले देखो। तो चींटी कैसा मूवमेंट करती है, वॉक, चलती है पैर का इस्तेमाल करके। मछली क्या करती है, स्विम, तैरती है, किसका इस्तेमाल करके, फिन्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। बाकी कुछ जगह खाली है तो यहाँ पे आप अपने मन से किसी भी जानवर के बारे में लिख सकते हो, ठीक। चलो, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द डाटा गिवन इन टेबल 2.5, यानी जो टेबल 2.5 में जो डेटा दिया हुआ है उसके आधार पे आपने क्या निष्कर्ष निकाला। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट वे ऑफ मूवमेंट। निष्कर्ष क्या निकला कि जो हमारे अलग अलग जानवर होते हैं उनके अलग अलग, उनका क्या होता है, अलग अलग तरीका होता है चलने का, ठीक है, अलग अलग प्रकार होता है चलने का। एनिमल्स कैन फ्लाई, कुछ जानवर उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, कूद सकते हैं और उछल सकते हैं, और सो ऑन, मतलब और कई सारे तरीके होते हैं इनके चलने के। These animals use different body part for the movement one place to another. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये शरीर के अलग अलग अंग का इस्तेमाल कर सकते हैं।
दे में यूज़ विंग, ये अपने पैरों का यूज़ कर सकते हैं, पैरों का यूज़ कर सकते हैं, साथ में शरीर के बाकी हिस्सों का भी ये यूज़ कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए। यहाँ पे वी हैव आइडेंटिफाई एनिमल बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट, मतलब यहाँ पे हमने जानवरों को किस आधार पर पहचाना है, किस आधार पर उनको अलग किया है, हमने उनको अलग किया है उनकी चाल के आधार पर। एंड द बॉडी पार्ट यूज फॉर द मूवमेंट, और शरीर के जिस अंग का इस्तेमाल होता है उसके आधार पर हमने इनको अलग किया है। हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट, हम जानवरों को उनके मूवमेंट के आधार पर, मतलब उनकी चाल के आधार पर कैसे ग्रुप कर सकते हैं। एडिशनली, इसी के साथ में मैनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड अदर फीचर। क्या कह रहा है कि भाई इसी के साथ में कई जानवरों, मतलब जो कई सारे जानवर होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, ठीक है। इनका शेप अलग होता है, साइज़ अलग होता है, शरीर का स्ट्रक्चर अलग होता है, रंग अलग होते हैं, और भी कई सारे फीचर्स हैं। सम ऑफ दीज फीचर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वे, इनमें से कई फीचर्स का यूज़ करके भी हम जानवरों को कई तरीके से अलग अलग कर सकते हैं। लाइक प्लांट्स ग्रोइंग, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी। पौधों की तरह ही जानवरों को भी अलग अलग बांटना ज़रूरी है ताकि हम उनकी डाइवर्सिटी यानी हम उनकी विविधता को समझ सकें। नो अ साइलेंट, जानकी अमन, तो इसमें जानकी अमल नाम से एक महिला हैं, हमारे भारतीय साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये कौन थी? एक इंडियन बॉटनिस्ट थी, ठीक, जिन्होंने अपना जो जीवन है वो प्रकृति के काम में, ठीक, लगा दिया। इन्होंने इंडिया की जो प्लांट डाइवर्सिटी है ना उस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। इन्होंने सेव साइलेंट वैली जो एक मूवमेंट थी उसमें भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और साथ ही में इन्होंने बॉटनी सर्वे ऑफ इंडिया के हेड होने के नाते कई ऐसे प्रोग्राम्स भी शुरू करे जो कि भारत के अंदर मौजूद जो प्लांट की डाइवर्सिटी है यानी कि जो पौधों की विविधता है उसको डॉक्यूमेंट कर सके, यानी उसको दर्ज कर सके। सक्सेस स्टोरी सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। अब एक सेव साइलेंट वैली मूवमेंट था, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये एक रियल स्टोरी है, यानी कि दिस इज रियल स्टोरी, ये एक असली कहानी है। किसकी? एक जंगल की, जो कि हमारा पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट यानी पालक्कड़ जिले केरला में पड़ता है, ठीक है। ये किसके बारे में था? इट इज़ अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ अ मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। ये जो मूवमेंट है, ये जो आंदोलन है, ये किसके ऊपर है? ये इस चीज़ के ऊपर है कि जो सदाबहार जंगल है और उसकी जो विविधता है उसको छुआ ना जाए, उसकी सुंदरता को वैसा का वैसा छोड़ दिया जाए। The now famous Silent Valley was saved by a remarkable movement led by common people who were not even residing in the vicinity of the forest। क्या कह रहा है कि भाई ये जो मूवमेंट था साइलेंट वैली मूवमेंट, ये एक बहुत ही कमाल का आंदोलन है जो कि आम जनता द्वारा लीड किया गया था। ये वो लोग थे जो कि जंगल के आसपास या जंगल के प्रेमिस में तो रहते भी नहीं थे। द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंती पूजा रिवर परसिस्टेड ओवर 10 ईयर्स। क्या है कि भाई ये जो लड़ाई है हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के प्रपोजल को लेकर, जो कि कुंती पूजा नदी के ऊपर बनना था, ये 10 साल तक चली। एट दैट टाइम, उस समय, पीपल यूज्ड ऑल पॉसिबल अवेलेबल मीन्स, लोगों ने हर जो मुमकिन कोशिश हो सकती थी, हर जो चीज़ हो सकती थी वो करी। सच एज वाइड स्प्रेड अवेयरनेस प्रोग्राम, कई सारे जागरूकता के प्रोग्राम चलाए, लेटर भेजे, कई सारे आर्टिकल्स, कई सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवाए, न्यूज़पेपर में कई सारे सेमिनार किए, और कोर्ट के अंदर अपील की, पेटिशन भी फाइल करी। ये जो मूवमेंट, ये जो आंदोलन है, ये सक्सेसफुल रहा और साइलेंट वैली क्या हुई? बचाई जा सकी। Plants and animals in different surrounding. You might have observed during nature walk that different animals live in different surrounding. क्या कह रहा है कि भाई नेचर वॉक के दौरान हो सकता है आपने एक चीज़ नोटिस करी हो, एक चीज़ ऑब्जर्व करी हो कि जो अलग अलग जानवर हैं वो अलग अलग जगह पे रहते हैं। यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन टेबल 2.3। आपने टेबल 2.5, आपने टेबल 2.5 में जानवरों की जो अलग अलग मूवमेंट है उसको भी रिकॉर्ड करा। डज द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल्स डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग। क्या जानवरों की जो मूवमेंट है ये इनके सराउंडिंग, मतलब ये जहाँ पे रहते हैं उस पर निर्भर करता है। लेट अस कंसिडर फिश।
हम चलिए फिश के बारे में कंसीडर करते हैं। एंड गोट एंड एज एग्जाम्पल, मछली और बकरी, इसको उदाहरण के तौर पे कंसीडर करते हैं। मछली जो है वो पानी में रहती है, ठीक है। इसका जो शरीर है वो कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन होता है, और इसके क्या होते हैं, पंख होते हैं, जिससे कि ये पंख नहीं मतलब क्या बोलते हैं, फिन्स होते हैं, जिसकी मदद से पानी में तैर सकती है। बकरी जो है वो ग्रासी यानी घास फूस वाले क्षेत्र में रहती है। इसके जो पैर होते हैं वो उसको आराम से मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक। इसके अलावा जो शेप और साइज़ है जानवरों का वो भी एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। ये आप देख सकते हो, ये मेरी मछली है और ये क्या है, बकरी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट फिर से हमारी एक एक्टिविटी है 2.10, क्या कह रही है, लेट अस कंपेयर एंड एनालाइज, लुक एट टेबल 2.6 टेबल को, इस वाली टेबल को देखो। रिक्रिएट अ सिमिलर टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड पे ऐसी एक टेबल बनाओ। लिस्ट द नेम ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स यू एंड योर क्लासमेट हैव ऑब्जर्व इन दिस रीजन और ऑलरेडी नो अबाउट। क्या कह रहा है कि भाई अब आपको क्या करना है, आपको लिस्ट बनानी होगी कुछ पौधे और जानवरों के नाम की जो कि आपके और आपके दोस्तों ने देखे हों, ठीक है, जिसके बारे में आप जानते हो। अ फ्यू एग्जाम्पल आर गिवन, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, आप इसमें और जोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो कि भाई रेगिस्तान में क्या मिल जाता है, ऊँट, पहाड़ पे क्या मिलता है, देवदार के पेड़, समंदर में क्या मिलती है, मछली, जंगल में क्या मिलता है, शेर। ऐसे आप और भी कई सारे इसमें बना सकते हो, ठीक है, ऐसा जानवर के नाम इसमें आप ऐड कर सकते हो। वॉट आर योर ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन वेरियस रीजन। अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे और जानवरों को लेकर आपने क्या ऑब्जर्वेशन करी। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट्स के साथ में, अपने क्लास के बाकी बच्चों के साथ में इस ऑब्जर्वेशन को लेकर चर्चा करो। You might observe from table 2.6 that the plant and animals found in one kind of region are different from those found in another kind of region. हो सकता है आपने टेबल 2.6 में ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि जो पौधे और जानवर हमें एक क्षेत्र में देखने को मिलते हैं वो दूसरे क्षेत्र में क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है, या दूसरे में मिलते नहीं या फिर मिलते हैं तो वो अलग मिलते हैं। During a discussion in the classroom, Alex recalls that he observed cactus plant with thick and fleshy stem in the desert of राजस्थान। क्या कह रहे हैं, क्लास में डिस्कशन के दौरान एलेक्स को एकदम से याद आया कि उसने क्या देखा, एक कैक्टस पौधा देखा था राजस्थान के रेगिस्तान में, ठीक है, जिसका जो तना है वो कैसा था, मोटा था और फ्लैशी था। माया शेयर दैट शी शॉ deodar ट्रीज इन हिमालय एंड हिमाचल प्रदेश। माया ने ये शेयर किया कि उसने देवदार के पेड़ देखे थे, कहाँ पर, हिमालय और हिमाचल प्रदेश में। दीज ट्रीज आर कॉनिकल, ये जो पेड़ थे ये कोन के शेप पे इस तरीके के थे, ठीक है, और इनकी जो ब्रांचेस हैं ये कैसी थी, फ्लेक्सिबल थी, आराम से मुड़ने वाली थी। नोटिस दैट दीज टू टाइप ऑफ प्लांट फाउंड इन डिफरेंट रीजन आर डिफरेंट। क्या कह रहा है, ये चीज़ नोटिस करो कि ये जो दो पौधे हैं अलग अलग क्षेत्र में पाए जाने वाले, ये क्या होते हैं, अलग होते हैं एक दूसरे से। ऐसा क्यों होता है? Why does the biodiversity of a region vary from that of another? क्या कह रहा है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि एक क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। लेट अस फाइंड आउट, चलिए अब हम यही पता करते हैं। देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट, रेगिस्तान में बहुत कम पानी मौजूद होता है। अ हॉट डेजर्ट इज़ टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। जो रेगिस्तान होता है वो दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रात के समय बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। Therefore, you will find plant and animals in these areas that can tolerate and survive both the hot condition during the day and cold condition at night. तो आपको यहाँ पे ऐसे पौधे और जानवर मिलेंगे जो कि दिन के समय गर्मी झेल सकें और रात के समय ठंडी झेल सकें। The fleshy stem of plant found in the desert can store water and help them tolerate the hot condition in these places. जो फ्लैशी स्टेम होती है इन पौधों की, ये रेगिस्तान में लगे हुए जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पानी को स्टोर करने में हेल्प करता है, जिससे कि वो गर्मी के मौसम को बर्दाश्त कर पाते हैं। द माउंटेन इन द एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट रेनफॉल। जो पहाड़ होते हैं ठंडे क्षेत्र में उनमें क्या होती है, अक्सर बर्फबारी होती रहती है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशन, ऐसी कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए सम ऑफ द ट्रीज हैव द एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ ईजिली। कुछ पेड़ों में ये काबिलियत है कि वो आराम से बर्फ़ को खुद से ऐसे ही फिसलने देते हैं। कॉनिकल शेप एंड स्लोपिंग ब्रांचेस ऑफ deodar ट्रीज इनेबल दैम टू डू सो ईजिली।
जो कॉनिकल शेप कोन जैसा जो शेप होता है और जो झुकी हुई टहनियाँ होती हैं देवदार के पेड़ की, वो आसानी से इसको होने देती हैं, मतलब आसानी से जो बर्फ़ है वो उससे फिसल जाती है। You must have understood by now that the biodiversity varies from region to region because of diverse condition। क्या कह रहा है, अभी तक आप समझ गए होंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग होती है, क्योंकि उनकी जो रहने की कंडीशन है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा अलग है। Look at the image of a camel from hot desert of राजस्थान and a camel from the cold desert in लद्दाख। क्या कह रहा है कि भाई ये तस्वीर देखिए, एक तस्वीर में मेरा ऊँट है राजस्थान का, एक तस्वीर में मेरा दूसरे वाली तस्वीर में मेरा ऊँट है कहाँ से, लद्दाख का। राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, रेगिस्तान होता है, लद्दाख में बहुत ही ठंडी रहती है। ठीक, आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है दोनों में? इसमें देखो एक कुबड़, इसमें दो कुबड़। ठीक है, इसके पैर लंबे लंबे, इसके पैर छोटे छोटे, है कि नहीं? कई सारे डिफरेंस हैं। द कैमल इन दी हॉट डेजर्ट हैज़ लॉन्ग लेग्स विथ वाइट हूफ्स। क्या कह रहा है कि जो ऊँट रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान में रहता है, उसके लंबे लंबे पैर हैं, उसका जो हूफ है यानी कि जो उसका ये है तलवा पैर का, ये भी कैसा है, मोटा है। ठीक है, चौड़ा है। Alex shares that his grandmother told him that the long legs and wide hooves can help these camels to walk on sandy desert without sinking into the sand। एलेक्स ने बताया कि उसकी ग्रैंड मदर ने इसके साथ में एक बार शेयर किया था, इसको बताया था कि जो लंबे लंबे पैर होते हैं और जो चौड़े चौड़े हूव्स होते हैं, इसकी सहायता से जो ये ऊँट है ये बिना रेत में धंसे आराम से चल सकता है। ऑन दी अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ, द हाइट एंड द लेग ऑफ द कैमल इन द कोल्ड डेजर्ट आर कंपेरेटिवली शॉर्टर देन दोज फाउंड इन दी हॉट इन अ हॉट डेजर्ट। क्या कह रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो हाइट होती है और जो पैर होते हैं ठंडी जगह पे मिलने वाले, ठंडे रेगिस्तान में मिलने वाले ऊँट के, वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। These shorter legs allow them to walk easily in the mountain region। इन छोटे पैरों की मदद से ये जो ऊँट हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े आराम से चल पाते हैं। ठीक है, ये आप तस्वीर देख सकते हो आप। इन डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में फूड इज़ नॉट अवेलेबल ईजली, जो खाना है वो आसानी से नहीं मिलता। कैमल स्टोर फूड इन देयर हम्प, तो जो ऊँट होते हैं वो अपने कुबड़ में यानी कि हम्प में खाने को इकट्ठा करते हैं। कैमल इन दी हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प। कैमल जो होता है गर्म रेगिस्तान वाला, उसका एक कुबड़ होता है। ईच दैट हेल्प देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्केर्सिटी ऑफ फूड। ठीक है, एक कुबड़ होता है जो कि जब खाने की कमी होती तब उनके सर्वाइव करने में उनकी हेल्प करता है। कैमल इन दी कोल्ड डेजर्ट हैव टू हम्प्स ईच। जो ठंडे रेगिस्तान के जो कैमल होते हैं उनके दो कुबड़ होते हैं। These two humps shrink in late winter। ये जो दोनों कुबड़ हैं ये ठंडी के मौसम में, मतलब बाद के ठंडी के मौसम में सिकुड़ जाते हैं। बिकॉज देयर इज़ नॉट मच फूड अवेलेबल इन दी कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि ठंडे रेगिस्तान में उतना खाना मौजूद नहीं होता है। एंड दे हैव टू यूज़ फूड स्टोर्ड इन देयर हम्प ड्यूरिंग दैट टाइम। और उस समय उनको उनके जो कुबड़ में इकट्ठा हुआ जो खाना है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। मोर ओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक। इसके अलावा उनके लंबे लंबे बाल होते हैं सिर से लेकर गले तक। विच हेल्प दैम सर्वाइव द कोल्ड विंटर इन लद्दाख, जो कि उनको लद्दाख के ठंडे ठंडे जो मतलब ठंड का जो मौसम है उसको सर्वाइव करने में हेल्प करता है। वट अदर फीचर्स कैन हेल्प कैमल टू सर्वाइव इन डेजर्ट। और कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि कैमल की हेल्प कर सकते हैं रेगिस्तान में सर्वाइव करने में। अदर स्टूडेंट ऑल्सो स्टार्टेड शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशन। जो बाकी बच्चे हैं उन्होंने भी अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करनी स्टार्ट करी। काशी फ्रॉम राजस्थान सेज दैट कैमल एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। काशी जो कि राजस्थान से, उसने कहा कि जो ऊँट होता है वो बहुत कम पेशाब करता है। देयर डंग इज़ ड्राई, और जो उनका गोबर होता है वो भी एकदम सूखा सूखा होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, और उनके पसीना नहीं आता। As camel do not lose much water from their bodies, they can survive for many days without drinking water। और उनके शरीर से क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं निकलता है तो वो कई दिनों तक बिना पानी पिए सर्वाइव कर पाते हैं। Maya talked about seeing plant with beautiful bright flowers, rhododendrons in the Shola forest of नीलगिरी। नीलगिरी के शोला के जंगलों में जो माया है उसने बताया कि उसने बहुत ही सुंदर चमकीले फूल देखे थे जिनका नाम था रोडोडेंड्रॉन। हेयर रोडोडेंड्रॉन्स आर ऑफ शॉर्टर हाइट। यहाँ पे जो रोडोडेंड्रॉन है ये क्या होते हैं, छोटे हाइट के होते हैं। ये पेड़ देख रहे हो
ये छोटे हाइट के हैं, एंड हैव स्मॉलर लीव्स टू सर्वाइव थ्रू दी हैवी विंड्स ऑन दी माउंटेन, और छोटी छोटी पत्तियां होती हैं ताकि जो तेज हवाएं चलती हैं पहाड़ में उससे ये सर्वाइव कर पाएँ। हाउएवर पेमा हुज फ्रॉम सिक्किम, लेकिन पेमा जो कि सिक्किम से है वो ये मेंशन करती है, वो ये बताती है कि उसने भी रोडोडेंड्रॉन देखा है पास के पहाड़ों में, और ये बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। सो इवन प्लांट सच एज रोडोडेंड्रॉन में एग्जिबिट डिफरेंट फीचर्स इन डिफरेंट रीजन टू सर्वाइव द कंडीशन ऑफ दोज रीजन। क्या कह रहा है कि भाई तो रोडोडेंड्रॉन जैसा जो पौधा है वो भी क्या करता है, वो भी अलग अलग फीचर्स यानी अलग अलग गुणों को दर्शाता है अलग अलग जगह पर, ताकि वो सर्वाइव कर सके। मतलब अलग अलग क्षेत्रों पर जो मेरा कोई पौधा है वो भी अलग अलग फीचर्स को, अलग अलग गुणों को दिखाता है ताकि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सके। सागर tell his classmates that he went to Andaman and Nicobar Island with his parents for a special event। सागर बताता है कि वो अपने माता पिता के साथ में अंडमान और निकोबार आइलैंड में गया था एक खास इवेंट के लिए। He saw huge whales and colorful fish in the ocean। उसने समंदर में बहुत बड़ी वेल मछली देखी और बहुत रंग बिरंगी मछलियाँ देखी। His father explained that the streamlined body of the fish make it easier for them to swim in water। उसके पिता ने समझाया कि मछली की जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उसकी मदद से जो मछली है वो आसानी से पानी में तैर सकती है। We have learned that the plant and animals living in particular region have special features that make them fit to survive there। हमने ये सीखा कि जो पौधे और जो जानवर किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में रहते हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें कुछ स्पेशल फीचर यानी कुछ खास गुण होते हैं जिसकी मदद से वो उस जगह में आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक, द स्पेशल फीचर्स दैट इनेबल प्लांट एंड एनिमल टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड अडेप्टेशन। यानी कि यही जो खास गुण होते हैं जो कि किसी भी पौधे या जानवर को किसी क्षेत्र में सर्वाइव करने में सहायता देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, खुद को अपनी परिस्थिति के हिसाब से या अपने पर्यावरण के हिसाब से ढालना। द शेप ऑफ द देवदार ट्रीज एंड द हाइट ऑफ द रोडोडेंड्रॉन आर अडेप्टेशन दैट इनेबल देम टू सर्वाइव इन द माउंटेन रीजन। क्या कह रहा है कि भाई देवदार पेड़ का जो शेप है और रोडोडेंड्रॉन की जो हाइट है ये क्या है, ये इनका अडेप्टेशन ही है जिसकी सहायता से ये पहाड़ी क्षेत्र में भी सर्वाइव कर पाए। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। वो जगह जहाँ पे कोई भी पौधा या जानवर रहता है उसको हम उसका हैबिटेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल इज सी और ओशन। उदाहरण के लिए जो समुद्री कछुआ होता है उसका हैबिटेट क्या होता है, समंदर। द हैबिटेट ऑफ कैमल इज हॉट और कोल्ड डेजर्ट। और जो हैबिटेट होता है कैमल्स का वो क्या होता है, ठंडा या फिर गर्म रेगिस्तान। एंड द हैबिटेट ऑफ रोडोडेंड्रॉन इज द माउंटेन। और रोडोडेंड्रॉन का जो हैबिटेट है वो क्या होता है, पहाड़। द हैबिटेट ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल्स प्रोवाइड देम फूड। जो भी हैबिटेट यानी जो भी रहने की जगह होती है किसी भी पौधे या जानवर की, वहाँ से उनको क्या मिलता है, खाना मिलता है, पानी मिलती है, हवा मिलता है और आश्रय मिलता है। ठीक, और बाकी चीज़ों की ज़रूरतें पूरी होती हैं जो कि उनके जीवित रहने के लिए ज़रूरी हैं। मैनी टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स में शेयर सेम हैबिटेट। कई प्रकार के जो जानवर और जो पौधे हैं हो सकता है वो एक ही हैबिटेट को बांटते हों। हैबिटेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ आवर रीजन। किसी क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी को शेप करने में हैबिटेट जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नो अ साइंटिस्ट। अब हम इसमें एक बार फिर से एक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो किन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सलीम अली के बारे में, जिन्होंने भारत में क्या किया, पूरे भारत में सफ़र किया और भारत की जो डाइवर्सिटी है चिड़ियों की उसको इन्होंने क्या करा, ऑब्जर्व किया, बहुत ध्यान से परखा। इन्होंने एक सूची तैयार करी चिड़ियों की और उसमें उनके ट्रैवल रूट यानी चिड़ियाँ कहाँ से कहाँ कैसे कैसे सफ़र करती हैं उसके बारे में लिखा और उनके हैबिटेट के बारे में लिखा। ठीक, उन्होंने इन क्षेत्रों के बारे में भी रिकॉर्ड किया, मतलब उन क्षेत्रों के बारे में भी लिखा जहाँ पे चिड़ियों की बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है और साथ ही में इन क्षेत्रों को बचाने के लिए इन्होंने कदम भी कई सारे उठाए। कोएलाडियो नेशनल पार्क इन भारतपुर राजस्थान एंड रंगनाथी क्या है
रंगनाथ थित्थू, अच्छा रंगनाथ थित्थू बर्ड सेंचुरी इन मध्य कर्नाटका आर द एग्जाम्पल ऑफ रीजन ही प्रिजर्व। यानी कि ये जो नाम दिए हुए हैं ये क्या है, ये उन जगहों उन क्षेत्रों के नाम हैं जो कि इन्होंने प्रिजर्व करने में, जो कि इनकी सहायता से प्रिजर्व किए गए, जिनको कि इनकी सहायता से बचाया गया। He wrote a landmark series of 10 books on birds of Indian subcontinent। भारतीय सबकॉन्टिनेंट में रहने वाली चिड़ियों के ऊपर इन्होंने 10 कमाल की किताबें लिखी। He is referred to as Birdman of India। इनको भारत के बर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है और इस काम के लिए इनको 1976 में पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया। What are the different way you can group plant and animal based on their habitat। अब क्या कह रहा है कि भाई वो हमारे अलग अलग तरीके कौन से होते हैं जिससे कि हम पौधों को और जानवरों को उनकी हैबिटेट के, यानी कि वो कहाँ पे रहते हैं, उसके आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं। वन वे इज टू ग्रुप दैम इनटू दैट लिव ऑन लैंड एंड दोज दैट लिव इन वाटर। एक तरीका ये है कि भाई कैसे बांटो, जो जानवर पानी में रहता है उसको अलग कर दो और जो जानवर जमीन पर रहता है उसको अलग कर दो। क्या कह रहा है कि भाई वो पौधे या जानवर जो कि कहाँ रहते हैं, लैंड यानी ज़मीन पे रहते हैं, उनको मतलब उनकी जो रहने की जगह है उसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। मतलब जो जानवर और पौधे जो कि ज़मीन पे रहते हैं, हम कहते हैं कि वो कहाँ रह रहे हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह रहे हैं। वहीं जो जानवर हमारे पानी में रहते हैं हम कहते हैं वो कहाँ रहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में, यानी कि पानी वाली जगह में। अच्छा इसमें एक और पॉइंट है कि कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो कि पानी में भी रह लेते हैं, ज़मीन पे भी रह लेते हैं। इन जानवरों को हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस। क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। जैसे कि क्रोकोडाइल, मगरमच्छ हो गया हमारा, मेंढक हो गया हमारा, ये पानी में भी रह लेते हैं और ये ज़मीन पे भी रह लेते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एम्फीबियन। ठीक है। What would happen if the habitat of a plant or animal is damaged? क्या होगा अगर जो हैबिटेट है किसी पौधे का या जानवर का वो डैमेज हो जाता है, वो खराब हो जाता है। What would happen if a goat does not get grass to eat? क्या होगा अगर बकरी को खाने के लिए घास ना मिले। Can a fish survive without water? क्या मछली बिन पानी के सर्वाइव कर सकती है। चेक विथ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ में चेक करो, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में चेक करो और अपने पड़ोसियों के साथ में चेक करो कि क्या उनको पौधे, चिड़ियों, कीड़े मकोड़े और बाकी जानवरों के बारे में क्या वो पौधे, चिड़िए, कीड़े मकोड़े और बाकी जानवर जो कि जब वो बच्चे थे तब वो देखा करते थे, क्या वो अब उनको देख पाते हैं, क्या वो अब उनको दिखने में आते हैं। तो जवाब होगा नहीं। ठीक है, इनसे पूछने की ज़रूरत नहीं, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं छोटा था ना तो कई सारी चिड़ियाँ आया करती थी हम लोग के घर पे, बट अब क्या है, बहुत कम चिड़ियाँ आती हैं और जो पहले आया करती थी ना उस वैरायटी की मुझे चिड़िया अब दिखती भी नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पहले क्या था, मेरे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन अब सभी पेड़ लगभग क्या कर दिए हैं, काट दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो चिड़िया जो कि वहाँ पे रहती थी उनको कहीं और जाना पड़ा या फिर वो सर्वाइव ही नहीं कर पाई बिना अपने घर के। ठीक है ना, यही है रीज़न। These changes often happen when habitat are damaged। क्या है, ये बदलाव तब होता है जब हैबिटेट जो होता है वो डैमेज हो जाता है। The damage to the habitat of plant and animal result in loss of their home, food and other resources. This led to the loss of biodiversity। क्या कह रहा है भाई, हैबिटेट में नुकसान होने के कारण चिड़ियों जो जानवर और जो पौधे होते हैं उनका घर उनसे छिन जाता है, उनका खाना उनसे छिन जाता है, साथ ही में जो बाकी संसाधन उनको चाहिए होते हैं वो भी छिन जाता है, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हमारे यहाँ पे 2 आर्टिकल दिए हुए हैं, इनको भी फटाफट पढ़ लेते हैं और इसके बाद सीधे समरी है उसको भी कर लेंगे और फिर डायरेक्ट सीधे हम लोग चलेंगे कहाँ, क्वेश्चन आंसर्स में। ठीक, चलो तो क्या कह रहे थे, पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स, चीता एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव डिक्लाइन इन इंडिया ड्यू टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्या कह रहा है, बंगाल टाइगर, चीता और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये क्या है, चिड़िया है, ये है हमारा टाइगर, चीता और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इन तीनों की संख्या में बहुत ज़्यादा गिरावट आई। क्यों आई, क्योंकि भारत के अंदर जो इनका प्राकृतिक हैबिटेट था वो इंसानी गतिविधि के कारण बर्बाद हो गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स टू कंजर्व आ बायोडाइवर्सिटी। भारत सरकार ने कई सारे प्रोजेक्ट शुरू करे हैं ताकि बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनिशिएटेड इन 1973 टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स।
प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था 1973 में, ताकि जो गिरती हुई जनसंख्या है बंगाल टाइगर्स की उसको बचाया जा सके। The cheetah reintroduction project was initiated in 2022 to restore the population of cheetah. चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो है इसको 2022 में शुरू किया गया था, ताकि जो चीते की पॉपुलेशन है उसको दोबारा लाया जा सके भारत के अंदर। सिमिलरली, ऐसे ही हैबिटेट ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टिव एरिया इन द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। ऐसे ही ग्रेट इंडियन बास्टर्ड का जो हैबिटेट है उसको प्रोटेक्टेड एरिया के तौर पे घोषित कर दिया गया है। कहाँ पे? गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है। ट्रेडिशनल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सेक्रेड ग्रुप्स। Sacred groups are undisturbed patches of forest. Their sizes may vary from very small to very large. Sacred groups are found all over the India. They are the home of different kind of plants and animals, including numerous medical plants. These are protected by the local communities and no one is allowed to harm any animals and cut trees in these groups or disturb the area. This way, sacred groves are a community protected treasure of biodiversity. Find out about sacred group in your region. देखो, यहाँ पे हम लोग sacred groves के बारे में पढ़ रहे हैं। तो sacred groves ये उन जंगल के हिस्से को कहते हैं जिसको कि मनुष्य द्वारा बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जाता है। ठीक है, मतलब ये जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही हैं, इंसानों ने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। ये छोटी जगह हो सकती है, बड़ी जगह हो सकती है, भारत में बहुत सारी जगहों पे मिलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे दवाइयों के पौधे मिल जाते हैं, साथ ही में बहुत सारे हमें यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जानवर और पौधे देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। सेक्रेड ग्रुप हमारे देश में बहुत सारे हैं और ये हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा क्या हैं, ज़रूरी हैं। तो दोस्तों ये हो गया पूरा चैप्टर। चलिए अब हम लोग समरी पढ़ लेते हैं। ये एक तरीके से शॉर्ट ही है हमारे चैप्टर का, उसके बाद में फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक, चलो। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि वी आर सराउंडेड बाय अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। सच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज अ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम लोग बहुत सारे पौधे और जानवरों से घिरे हुए हैं। यही जो हमारे बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे प्रकार हैं पौधे और जानवरों की, ये हमारे बायोडाइवर्सिटी का क्या है, हिस्सा है। ठीक, प्लांट और जो एनिमल्स हैं उनको उनकी समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। प्लांट्स में क्या होते हैं भाई? प्लांट्स में समानता और असमानता होती है किसके आधार पे? उनकी जड़, तने, पत्ती, फूल और कई सारी चीज़ों के आधार पे। ठीक, जो तरीका होता है किसी भी चीज़ को समूह में बांटने का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग बोलते हैं। प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू, जो पौधे हैं इनको हम लोग जड़ी बूटी, झाड़ी और पेड़, इन तीनों में बांट सकते हैं उनकी हाइट, तने और उनके जो टहनियाँ हैं उनके पैटर्न के आधार पर। जो पौधे हैं इनको हम लोग डाइकोटिलीडॉन और मोनोकोटिलीडॉन में बांट सकते हैं, उनके बीच के अंदर कितने कोटिलीडॉन हैं उनके आधार पर। मोनोकॉट के अंदर हमारा पैरेलल वेनिलेशन, यानी कि इसकी पत्तियों पे पैरेलल वेनिलेशन का पैटर्न होता है और इनकी जो जड़ होती है वो कैसी होती है? फाइब्रस होती है। जबकि डाइकॉट में क्या होता है भाई? रेटिकुलेट वेनिलेशन होता है और इनमें टैप रूट, यानी जो जड़ होती है कैसी होती है? टैप रूट होती है। ठीक, जानवर के क्या होते हैं? जो मूवमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, यानी जानवरों के चलने का तरीका बहुत ही अलग अलग होता है। बायोडाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट रीजन वेरीज बिकॉज ऑफ डिस्टिंक्ट इन्वायरमेंटल कंडीशन। हर क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? मतलब अलग क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी अलग होती है। किसके वजह से? उसकी जो पर्यावरण की परिस्थिति है उसकी वजह से। द स्पेशल फीचर दैट इनेबल प्लांट एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड अडेप्टेशन। जो खास गुण जिसकी सहायता से हमारे पौधे और जानवर किसी एक जगह पे सर्वाइव कर पाते हैं उनको हम लोग अडेप्टेशन कहते हैं। द प्लेस वेयर प्लांट एंड एनिमल लिव इज़ देयर हैबिटेट। वो जगह जहाँ पे पौधे और जानवर रहते हैं वो उनका हैबिटेट होता है। Based on their habitat, animals and plant can be grouped into terrestrial and aquatic. हैबिटेट के आधार पे हम जानवर और पौधों को टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इनमें बांट सकते हैं।
ड्यू टू डैमेज ऑफ देयर हैबिटेट प्लांट्स एंड एनिमल लूज होम्स फूड एंड अदर रिसोर्सेज रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या कह रहा है भाई, उनके हैबिटेट के डैमेज होने के कारण जो ये पौधे और जो जानवर होते हैं ये अपने घर, खाने और बाकी संसाधनों को खो देते हैं, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी का ही नुकसान होता है। हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा जो ग्रह है वो जीवन से भरा रहे। ठीक है, हमें पौधे और जानवरों की हेल्प करनी है ताकि वो सर्वाइव कर सकें और थ्राइव कर सकें अच्छे से। चलो दोस्तों, तो ये तो हो गई समरी। अब सीधे क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं। पहला क्या कह रहा है, हियर आर 2 सीड्स, यहाँ पे 2 बीज हैं, किसके? गेहूं के और किडनी बीन्स यानी कि राजमा के। व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड अमंग द रूट एंड लीफ वेनिलेशन ऑफ दियर प्लांट? इनके पौधों की जो जड़ है वो कैसी होगी और जो पत्ती है वो कैसी होगी? तो देखो जी, जो वीट होता है यानी कि जो गेहूं होता है, ठीक, पहले तो ये मोनोकॉट होता है, ये पूछा नहीं था लेकिन मैं तब भी इसमें बता दिया। ये क्या होता है? मोनोकॉट होता है, यानी कि इसके बीच के अंदर एक ही कॉटिलीडॉन होता है। इसकी जो जड़ होती है वो फाइब्रस होती है और जो पत्ती पे पैटर्न होता है वो पैरेलल वेनिलेशन का होता है। कैसे होता है? पैरेलल वेनिलेशन का होता है। किडनी बीन्स यानी कि हमारा जो राजमा है ये डाइकॉट होता है, यानी कि इसके बीच में 2 कॉटिलीडॉन होते हैं हमारे। जड़ होती है टैप रूट और जो पत्ती का पैटर्न है कैसा होता है? रेटिकुलेट वेनिलेशन का होता है। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 2 बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है? हैबिटेट के आधार पे आपको जानवरों को 3 कैटेगरी में बांटना है। ए में उन जानवरों के नाम लिखो जो कि पानी में रहते हैं, बी में उन जानवरों के नाम लिखो जो कि ज़मीन पर रहते हैं, और सी में उन जानवरों के नाम लिखो जो कि पानी ज़मीन दोनों पे रहते हैं। ठीक है, और ये जानवर दे रखे हैं। तो पहला है हॉर्स यानी कि घोड़ा। तो भाई घोड़ा कहाँ रहता है? ज़मीन में। डॉल्फिन पानी में, घोड़ा ज़मीन, डॉल्फिन पानी। फ्रॉग दोनों में रह लेता है, पानी और उसमें। सीप ज़मीन, क्रोकोडाइल दोनों में, स्क्वायरल ज़मीन पे, वेल पानी में, अर्थवर्म जो होता है वो दोनों पे रह लेता है, पिजन सिर्फ ज़मीन पे रहता है और टर्टल्स भी सिर्फ ज़मीन पे रहता है। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? मनुस मदर मेंटेन अ गार्डन किचन। मनु की जो माँ है वो एक बगीचे, मतलब एक अपने रसोई के लिए बगीचा मेंटेन रखती हैं। एक दिन वो जो है रेडिश को खोद रही थी। ठीक, मिट्टी से रेडिश यानी कि उसको निकाल रही थी वो। उन्होंने मधु को, शी टोल्ड मनु दैट रेडिश इज़ अ काइंड ऑफ रूट। उन्होंने मनु को बताया कि रेडिश जो है ये हमारी क्या होती है? एक जड़ होती है। एग्जामिन अ रेडिश, रेडिश को ध्यान से देखो, उसको एग्जामिन करो और वो किस प्रकार की रूट है इसके बारे में लिखो। ठीक है, उसकी पत्ती पे कौन सा पैटर्न होता है इसके बारे में भी लिखो। ठीक, इन सबको आपको लिखना है। तो भाई 3 का आंसर यहाँ पे रेडिश का जो रूट और जो वेनिलेशन होता है वो है। तो टाइप ऑफ रूट कैसी होती है? टेप रूट होती है। और पत्ती का पैटर्न कैसा होता है? रेटिकुलेट होता है। ठीक है भाई, रेडिश ऐसे मोटी सी हमारी होती कि नहीं होती और साइड में ऐसे निकलने होते हैं, तो ये टेप रूट ही तो हुई, ये टेप रूट ही तो हुई है कि नहीं। चलो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? लुक एट द इमेज ऑफ माउंटेन गोट्स एंड अ गोट फाउंड इन द प्लेन, पॉइंट आउट द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस बिटवीन देम, व्हाट आर द रीजंस फॉर दीज डिफरेंसेस। क्या बोला है कि भाई यहाँ पे इमेज दी हुई है माउंटेन गोट की और प्लेन की गोट की। आपको बताना है इसमें समानता क्या है, असमानता क्या है और इनके अलग होने का कारण क्या है। तो चलो भाई बता देते हैं। सिमिलैरिटी यानी समानता क्या होती है? दोनों ही बकरियां हैं, ठीक, दोनों सेम स्पीशीज़ को बिलोंग करती हैं और दोनों का बॉडी का यानी शरीर का स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। फ़र्क क्या है दोनों में? माउंटेन गोट जो है वो पहाड़ पे चढ़ने के लिए, कूदने के लिए इसके जो पैर हैं वो विकसित हुए हैं, मतलब इसकी जो पैर की मसल्स होती हैं वो मजबूत होती हैं। जो हूफ होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि आराम से पहाड़ पे ग्रिप बना सकें। ठीक, वहीं जो साधारण बकरी होती है उसके जो पैर हैं उतने मजबूत नहीं होते हैं क्योंकि वो सिर्फ मैदान पे चढ़ने के लिए बने हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है? कारण है अडेप्टेशन, क्योंकि भाई जो पहाड़ में रह रहा है वो पहाड़ के हिसाब से अडेप्ट किया और जो मैदान में रह रहा है वो मैदान के हिसाब से अडेप्ट किया। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एज द पॉपुलेशन ग्रोज एंड पीपल वांट मोर कंफर्टेबल लाइफ्स, फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन टू मीट वेरियस नीड, हाउ कैन दिस अफेक्ट आवर सराउंडिंग, हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, लोगों की जो मांग है वो बढ़ती जाती है, इसके लिए जंगलों को काटा जाता है ताकि लोगों की मांग को पूरा किया जा सके। इससे हमारे सराउंडिंग पर, इससे हमारे आसपास के पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है और इस जो हमारी ये चुनौती है इसका हम कैसे सामना कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये इसका आंसर,
जनसंख्या बढ़ती रहती है। एज द पॉपुलेशन ग्रोस पीपल सीक मोर कंफर्टेबल लाइफ, डिफॉरेस्टेशंस अकर टू मीट डिमांड फॉर लैंड एंड वुड एंड अदर रिसोर्सेज। क्या कह रहा है, जनसंख्या बढ़ती है तो लोगों की कंफर्टेबल लाइफ के लिए जो डिमांड है वो बढ़ती जाती है। इसकी वजह से जंगलों को काटा जाता है ताकि लोगों की ज़मीन की, लकड़ी की और बाकी संसाधनों की जो डिमांड है उसको मीट किया जा सके। This led to loss of biodiversity, disruption of ecosystem and climate change due to the increase of carbon dioxide level. इसकी वजह से क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, ठीक है, जो इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो जाता है, क्लाइमेट कंडीशन में बदलाव आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग पर्यावरण में छोड़ते हैं। To address this challenge, we can promote sustainable practices, reforestation and the use of alternate materials. क्या कह रहा है कि भाई इस चुनौती का सामना करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब जितना यूज़ है उतना ही लो, अधिक मत लो। दोबारा जंगल लगा सकते हैं, साथ ही में अल्टरनेट मटेरियल का यूज़ किया जा सकता है। मतलब जहाँ पे लकड़ी का यूज़ है वहाँ पे किसी और चीज़ का यूज़ कर लो ताकि पेड़ ना कटे। Additionally, rising awareness about the importance of forests and enforcing stricter conservation law can help preserve these vital ecosystems of future generation. For future generation, क्या कह रहा है, इसके साथ साथ हम लोग जागरूकता फैला सकते हैं जंगलों के महत्व को लेकर। साथ ही में इसके कंजर्वेशन के लिए यानी कि इसके बचाव के लिए जो नियम हैं उनको और स्ट्रिक्टली फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, भविष्य की जनरेशन के लिए इन जंगलों को बचा सकते हैं। चलो नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन 7। क्या कह रहा है, ये जो फ्लो चार्ट है इसको एनालाइज करो। अब बताओ एग्जाम्पल ए क्या हो सकता है, एग्जाम्पल बी क्या हो सकता है। तो क्या ये पौधा है, हाँ बिल्कुल है। क्या इसमें पत्तियाँ हैं, बिल्कुल हैं। क्या इसमें रेटिकुलेट वेनिलेशन है, यानी कि क्या पत्तियों का पैटर्न रेटिकुलेट है, हाँ। तो बताओ कौन सा पौधा है, नहीं तो बताओ कौन सा पौधा है। अगर हाँ तो भाई ये क्या हो सकता है, हिबिस्कस हो सकता है, गुड़हल हो सकता है। और अगर नहीं तो ये क्या हो सकता है, गेहूँ यानी वीट हो सकता है। ठीक है, खत्म। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो बहुत ही आसान है। 8 वाला क्या कह रहा है, Raj argues with his friend Sanjay that Gudhal hibiscus plant is a shrub. What question can Sanjay ask for clarification? राज जो है वो अपने दोस्त संजय से क्या कर रहा है, आर्ग्यू कर रहा है, बहस कर रहा है किस पे, कि जो गुड़हल है, जो हिबिस्कस है वो क्या होती है, वो एक श्रब यानी कि वो एक झाड़ी होती है। ठीक, तो वो संजय से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट क्वेश्चंस कैन, नहीं संजय क्या क्वेश्चन पूछ सकता है राज से इसके क्लैरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो भाई अब मैं चाहता हूँ आप लोग अपना खुद का दिमाग दौड़ाओ और सोचो कि अगर हिबिस्कस मेरा श्रब है, झाड़ी है, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। ठीक है, तो सोच लो क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल फाइंड आउट एग्जाम्पल ऑफ दीज प्लांट फॉर ईच ग्रुप्स। 2 ग्रुप दे रखे हैं, ठीक है, बीज दे रखा है कैसा है, जड़ दे रखी है कैसी है। अब बस आपको क्या करना है, कुछ पौधों का एग्जाम्पल देना है जो कि इन कंडीशंस को मीट करते हैं। उसके बाद में बस आपको ये बताना है कि भैया ए में क्या सिमिलैरिटी है, बी में क्या सिमिलैरिटी है, बस और कुछ नहीं। मतलब जो चीज़ अभी हम लोग पढ़ के आए बस वही है, इसमें एग्जाम्पल देने की बात कर रहे हैं। लास्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है कि भाई देखो यहाँ पे मेरी डक और पिजन, इनकी फ़ोटो दी हुई है। डक के पैर को ज़रा ध्यान से देखो और पिजन के पैर को थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, डक के पैर देखो कैसे हैं, पिजन के पैर देखो कैसे हैं, ऐसा क्यों है। तो भाई देखो डक कहाँ पे, पानी में तैरती है, तो इसीलिए डक के जो पैर हैं वो पैडल जैसे हैं ताकि वो आसानी से पानी को पीछे धकेल सके, मतलब डक जो है आराम से तैर सके। वहीं पिजन क्या, कबूतर को पानी में तैरने की ज़रूरत होती है, नहीं होती है। तो क्या इसके पैर को इसके ऐसे होने की ज़रूरत है, नहीं है, बस बात खत्म। और कोई इस पर पहाड़ थोड़ा चढ़ना, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, सीधा सा लॉजिक था, देखो समझो, खत्म कहानी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये तो हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए इस चैप्टर के। उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर को पढ़ने में मज़ा आया होगा, साथ ही में ये आपको समझ में भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।